वहाँ मौजूद सभी लड़के लड़कियों ने चीयर अप करके साशा को अपना सपोर्ट शो किया। साशा ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, पर मैं इसके लिए स्टार मून रिजॉर्ट को भी थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि अगर वो स्पॉन्सरशिप नहीं देते तो हम इस इवेंट को इस लेवल पर ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते। मैं आप सबको बता दूं कि हमारा ना सिर्फ ट्रांसपोर्ट बल्कि अकोमोडेशन और खाना सब कुछ स्टार मून रिजॉर्ट ही कर रहा है। साशा के ये कहते ही पूरे क्राउड में खुसफुसाहट शुरू हो गई। एक ने कहा, स्टार मून रिजॉर्ट तो दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा रिजॉर्ट है, ये उन्होंने स्पॉन्सर किया है। दूसरी आवाज़ आई, ओएमजी, फिर तो यार क्या ही खाना होगा। कोई और भी बोला, अरे ये सोचो टेंट कितने लग्जूरियस होंगे, मैंने सुना है वो लोग कभी अपने स्टैंडर्ड से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। मैं तो इन लग्जरी बसेस को देखकर ही समझ गया था कि इस बार कोई स्पेशल बात है। इस अनाउंसमेंट के बाद एक अफरा तफरी सी मच गई। जो ट्रिप पर जा रहे थे वो बहुत खुश थे, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था उनको भारी अफसोस हो रहा था। हंसराज कॉलेज में हज़ारों स्टूडेंट पढ़ते हैं, पर सिर्फ 500 लोगों ने एनरोलमेंट कराया था, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ कोई ऐसा अपीलिंग कॉन्सेप्ट नहीं था जिसके लिए वो अपनी 3 दिन की छुट्टियां बर्बाद करते। वो जानते थे कि ये कोई पिकनिक ट्रिप नहीं है, इस सड़ी गर्मी में बहुत काम भी करना पड़ेगा, इसलिए बहुत लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया था। लेकिन अब जैसे ही साशा ने अनाउंसमेंट की कि स्टार मून रिजॉर्ट की स्पॉन्सरशिप है, तो एक हलचल सी मच गई। बहुत सारे लड़के लड़कियां शोर मचाकर पूछने लगे, क्या मैं अपनी सिस्टर को बुला लूं? क्या मैं अपने रूममेट को बुला लूं? क्या मैं अपने फ्रेंड को बुला लूं? साशा पजल होने लगी। उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स जाते उसके लिए उतना ही अच्छा था, उतना ही एक्सपोजर मिलता। लेकिन अब सब उज्जवल के हाथ में था, तो वो खुद कैसे डिसाइड कर सकती थी? उसने हेल्पलेसली उज्जवल की तरफ देखा। उज्जवल ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया और कहा, आने दो जो आए, वहाँ पहुँचने से पहले सब अरेंजमेंट हो जाएगा। साशा बहुत खुश हो गई। उसने एक और अनाउंसमेंट की, आधे घंटे के अंदर आपके जो भी दोस्त आ सकते हों हम उन्हें साथ ले जाएंगे। साथ ही साथ मैं आप सबको ये भी बताना चाहती हूँ कि स्टार मून रिजॉर्ट किसी और का नहीं, हमारे ही कॉलेज के स्टूडेंट, हमारे अपने दोस्त उज्जवल मित्तल का है। उज्जवल अगर हमें हेल्प नहीं करते तो हम इस इवेंट को इस ग्रैंड स्केल पर ऑर्गेनाइज कर ही नहीं सकते थे। जिस ग्राउंड में अभी इतनी हलचल थी वहाँ एकदम से सन्नाटा छा गया। ये इन्फॉर्मेशन तो लोगों के लिए ऐसी थी जैसे कैंपस में कोई बम फोड़ दिया गया हो। सब ना सिर्फ भौचक्के रह गए थे, बल्कि आधे से ज़्यादा लोग तो इस इन्फॉर्मेशन पर यकीन ही नहीं कर पा रहे थे। उज्जवल के पास बुगाटी देखकर और पिछले दिनों फैशन कंपटीशन में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद इतना तो लोग समझ गए थे कि उज्जवल बहुत रिच हो गया है। लेकिन वो इतना रईस है कि स्टार मून रिजॉर्ट तक उसका है, ये तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। उधर उज्जवल को अब साशा पर बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा था। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसके बारे में ये बात पब्लिकली की जाए, लेकिन अब साशा अनाउंसमेंट कर चुकी थी। साशा को अंदाज़ा भी नहीं था कि उज्जवल के लिए ये अनाउंसमेंट कितनी घातक हो सकती है, लेकिन अब जो हो चुका था वो हो ही चुका था। उधर उज्जवल के दोस्त उससे नाराज़ होते हुए बोले, यार ये सब कुछ तू कर रहा है और तूने हमें बताया भी नहीं। हमने साला तेरे को रिक्वेस्ट किया कि हमें भी इस ट्रिप पर साथ जाना है, तो तूने हमें बोला कि जाकर साशा से बात करो, जबकि साले सारा ट्रिप ही तू ऑर्गेनाइज कर रहा है। उज्जवल बस हल्का सा मुस्कुराता रहा और कुछ नहीं बोला, लेकिन अंदर ही अंदर उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला हो। साशा ने थोड़ी देर पहले अनाउंस किया था कि सब लोग अपनी टीम बना लें ताकि ग्रुप में काम असाइन करने में आसानी हो। जहां सब दोस्त आपस में मिलकर टीम बना रहे थे, वहीं मैक्सिमम लड़कियां उज्जवल के लिए आपस में लड़ाई कर रही थी। सब उज्जवल का सिर खा रही थीं कि मुझे तुम्हारी टीम में होना है, नहीं पहले मैंने पूछा था। उज्जवल को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस सब से कैसे डील करे। साशा के इस अनाउंसमेंट का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज उज्जवल को ये हुआ कि वह सबकी अटेंशन का सेंटर बन गया। उसके दोस्त उससे बुरी तरह जेलस फील कर रहे थे। उनको ये भी लग रहा था जैसे उज्जवल ने उन्हें धोखा दिया हो। बाकी लड़के भी उसकी किस्मत पर आहें भर रहे थे।
अधिकांश लड़कियां उज्जवल को लुभाने के ख्वाब देख रही थीं। इस सब से उज्जवल बहुत परेशान हो उठा था। उधर साशा ने रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए थे क्योंकि इतने सारे लोगों को मैनेज करना पॉसिबल ही नहीं था। साशा के आसपास बहसबाजी और हल्का फुल्का झगड़ा लगातार चल रहा था। हर किसी की आंखों में अब इस ट्रिप पर जाने की बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। तभी कैंपस में एक के बाद एक 10 लग्जरी गाड़ियों ने एंट्री की। गाड़ियाँ भी ऐसी, सब की सब लिमिटेड एडिशन, जिन्हें वर्ल्ड में भी बहुत कम लोग रियल में देख पाते थे। पूरा कॉलेज जैसे एक पल के लिए स्टैंड स्टिल हो गया। कई स्टूडेंट्स तो हैरानी में अपनी जगह से उठकर बस उन्हीं गाड़ियों को देखने लगे। अब तक सब समझ चुके थे कि ये ट्रिप बहुत ग्रैंड अफेयर होने वाला है, पर ऐसी कारों में आखिर कौन आया है, ये सोचकर सबकी धड़कनें तेज हो गई थी। उज्जवल भी हैरान था कि ये कारें किसकी हैं। सारी गाड़ियां आकर सीधे उज्जवल के पास रुकीं। उनमें से एक खूबसूरत लड़कियां बाहर निकलने लगीं। उनकी प्रोफेशनल बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस देखकर आसपास खड़े स्टूडेंट्स एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। एक लंबी स्मार्ट सी लड़की आगे बढ़ी और उसने हल्की मुस्कान के साथ उज्जवल से कहा, गुड मॉर्निंग सर। सीईओ सर ने हमें रिजॉर्ट से भेजा है ताकि हम इस ट्रिप को आपके लिए मोस्ट कंफर्टेबल बना सकें। अगले 3 दिन हम सब आपकी सर्विस में रहेंगी। उज्जवल ये सुनकर पूरी तरह शॉक रह गया। उसके चेहरे पर साफ कन्फ्यूजन और इरिटेशन दोनों दिखाई दे रहे थे। उसने बहुत स्ट्रांगली अपोज करते हुए कहा, मुझे ऐसी कोई सर्विस नहीं चाहिए। किसने कहा उस सीईओ को कि आप लोगों को भेजें? उस लड़की ने बेहद पोलाइट तरीके से जवाब दिया, सर, ये कारें आपके और आपके क्लोज फ्रेंड्स के कंफर्ट के लिए भेजी गई हैं। उस लड़की के इतना कहते ही उज्जवल के दोस्त खुशी से लगभग उछल पड़े। उनके चेहरे पर एक्साइटमेंट साफ झलक रही थी। उज्जवल कुछ जवाब देता उससे पहले ही वे लोग तेज़ी से कारों की तरफ बढ़ गए। वैसे भी वे सब पहले से उज्जवल से काफ़ी खफा थे, इसलिए इस बार उज्जवल उन्हें रोक ही नहीं पाया। उज्जवल अभी भी कंफ्यूज था कि आखिर ये सब अचानक कैसे हो रहा है। इतने में उसके फ़ोन पर मैसेज की वाइब्रेशन हुई। उसने फ़ोन जेब से निकाल कर देखा तो फिर से चौहान अंकल का मैसेज था, तुम बस में नहीं बल्कि अपने लिए इन्हीं गाड़ियों का इस्तेमाल करोगे और प्लीज़ कोई सवाल मत करना। मैसेज पढ़कर उज्जवल ने कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद कर ली। उसे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उसने फिर एक बार हेल्पलेसली सिर झटका और उन लड़कियों को चलने का इशारा कर दिया। सब लड़के लड़कियों के बसेस और कारों में सेटल होने के बाद कॉलेज का ट्रिप शुरू हुआ। दिल्ली यूनिवर्सिटी की आज तक की हिस्ट्री में शायद ही किसी ने इतना रॉयल काफिला देखा था। हाई एंड लग्जरी बसेस और उनके साथ 10 लिमिटेड एडिशन गाड़ियाँ। पूरा माहौल किसी मूवी सीन जैसा लग रहा था। जब ये काफिला कॉलेज के बाहर निकल रहा था तो बाहर खड़े स्टूडेंट्स खुशी से तालियां बजाते हुए ज़ोर ज़ोर से हूटिंग करने लगे। कई लोग अपने फ़ोन निकालकर वीडियो बनाने लगे। कियारा, साशा, अंकित और मैगी उज्जवल के साथ उसकी कार में थे। पीछे वाली कार में उसके कुछ दोस्त और क्लासमेट्स बैठे थे जो सिर्फ उज्जवल का क्लासमेट होने की वजह से उन कारों पर अपना पहला हक समझ रहे थे। उनके चेहरे पर अलग ही प्राइड दिखाई दे रहा था। उधर यूनिवर्सिटी के गेट पर एक के बाद एक 20 स्पोर्ट्स कारें आकर रुकी। 20 की 20 इम्पोर्टेड स्पोर्ट्स कारें, और उनका इंजन साउंड ही लोगों का ध्यान खींचने के लिए काफ़ी था। वे स्पोर्ट्स कारें भी उतनी ही महंगी थीं जितनी उज्जवल के पास आई 10 लग्जरी गाड़ियाँ। सबसे आगे वाली कार में से एक लड़का उतरा। लाल बाल, कानों में हीरे की बाली, हाथ में सिगरेट, गर्दन और बाहों पर टैटू। उसकी एंट्री ही बाकी सबसे अलग थी। उसके पीछे एक एक करके बहुत सारे लड़के उन कारों से बाहर आए। किसी के हाथ में बियर की बोतल थी, किसी के हाथ में सिगरेट। सब के सब हिप्पी टाइप लग रहे थे। उनका अपीयरेंस साफ बता रहा था कि वे लोग अल्ट्रा रिच ब्रैड्स हैं जिन्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। एक लड़के ने हल्की बेचैनी के साथ पूछा, तूने ठीक से पता किया था ना, कॉलेज की बसेस पक्का यहीं से गुजरेंगी? पहले वाले लड़के ने सिगरेट का कश लेते हुए कहा, यकीनन यहीं से जाएंगी, टाइम हो गया है, आती ही होंगी। हंसराज कॉलेज से जब स्टार मून रिजॉर्ट की शानदार लग्जरी बसेस और 10 स्पेशली मॉडिफाइड अल्ट्रा एक्सपेंसिव कारें निकली
तो पूरा माहौल किसी हॉलीवुड मूवी के ग्रैंड कॉन्वॉय जैसा लग रहा था। सड़क पर चलती उन चमचमाती गाड़ियों को देखकर हर किसी की नज़रें वहीं टिक गई थीं। उधर दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस के बाहरी हिस्से में 20 स्पोर्ट्स कारें एक लाइन में खड़ी इन बसेस का इंतज़ार कर रही थीं। इन स्पोर्ट्स कारों में जो लड़के बैठे थे वे दरअसल दिल्ली एनसीआर में पलवल के आसपास के गांवों के थे। सरकार ने जब से बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां आउटस्कर्ट्स में शिफ्ट की थीं, तब से ऐसे नज़ारे आम हो गए थे। किसानों ने अपनी ज़मीनें बड़े इंडस्ट्रीज़ और बिल्डर्स को मोटे दामों में बेचकर बेहिसाब पैसा कमाया था। खेती किसानी में उन्होंने कभी इतना पैसा नहीं देखा था। अब बड़े बिल्डर्स ने उनकी ज़मीनों पर या तो आसमान छूते फ्लैट्स खड़े कर दिए थे या विशाल फैक्ट्रियां बना दी थी। इतना पैसा अचानक हाथ में आया कि उनसे संभाला नहीं गया। समझदारी से इन्वेस्टमेंट करने या कोई काम खड़ा करने की बजाय उन्होंने लग्जरी गाड़ियां खरीदी, अय्याशी की और खुलकर पैसा उड़ाया। इन किसानों के बच्चे इस हद तक बिगड़ चुके थे कि इंसान को इंसान समझना ही छोड़ चुके थे। दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा के पब्स में आए दिन इन लड़कों द्वारा हुड़दंग मचाया जाता था। बालों को लाल, पीला और नीला रंगे हुए ये लड़के कद काठी से बेहद मजबूत थे। हरियाणा का दूध दही खाकर बड़े हुए थे, इसलिए लड़ने भिड़ने से डरना इनके स्वभाव में ही नहीं था। किसी का सिर फोड़ देना या खून कर देना भी इन्हें गलत नहीं लगता था। एलिट क्लास से इन्हें गहरी नफरत थी, क्योंकि वे लोग अभी भी इन्हें अपने साथ उठने बैठने लायक नहीं समझते थे। इनके पास पैसा तो बहुत आ गया था, पर तमीज़ और पढ़ाई लिखाई से इनका दूर दूर तक रिश्ता नहीं था। इनके घर वालों ने भी इन्हें सिर्फ बिगाड़ा था, सही राह नहीं दिखाई। अय्याश होना ही उन्होंने मॉडर्न होना समझ लिया था। कुछ दिन पहले गुरुग्राम के एक पब में हंसराज कॉलेज की 3 लड़कियों से इनमें से एक लड़के की बहस हो गई थी। इससे पहले कि वह अपने दोस्तों को बुलाता, बाउंसर ने उसे पब से बाहर निकाल दिया। जिस बाउंसर ने उस लड़के को सॉरी बोलने पर मजबूर किया था, उसे तो बाद में उसके दोस्तों ने बुरी तरह पीटा। लेकिन तब तक वे लड़कियां वहां से जा चुकी थीं। बाद में उस लड़के ने पता कराया कि वे लड़कियां कहाँ की थीं। पता चला कि वे हंसराज कॉलेज की हैं। 2-3 दिन तक वह लड़का उन लड़कियों की तलाश में कॉलेज के चक्कर काटता रहा। तभी उसकी नज़र कॉलेज की खूबसूरत लड़कियों पर पड़ी। उसी दौरान उसने साशा को भी देखा था। उसने चोरी से अपने फ़ोन से साशा की फ़ोटो क्लिक करके अपने ग्रुप के सबसे रिच और पावरफुल लड़के को दिखाई। उस लड़के के पिता के पास हज़ारों एकड़ पुश्तैनी ज़मीन थी, जिसे बेचकर उनके पास बेहिसाब दौलत आ गई थी। आए दिन मारपीट, तोड़फोड़ करना और पुलिस को पैसे खिलाकर मामला दबा देना उसके लिए आम बात थी। उसके अंदर से डर पूरी तरह खत्म हो चुका था। फरीदाबाद, बल्लभगढ़, गुरुग्राम और दिल्ली की सड़कों पर अगर कोई लड़की उसे पसंद आ जाती तो वह उसे ज़बरदस्ती कार में घसीट ले जाता और उसके साथ दरिंदगी करके आधी रात सड़क पर फेंक देता। 90% मामलों में कोई रिपोर्ट ही दर्ज नहीं करवाता था, और अगर कोई लड़की हिम्मत करके इनके खिलाफ खड़ी होने की कोशिश करती तो रातों रात उसका पूरा परिवार गायब हो जाता। ये लोग बेहद खतरनाक, दबंग और बेलगाम हो चुके थे। यहाँ तक कि पूरे इलाके की पुलिस भी इनसे भिड़ने से बचती थी। या तो रिश्वत लेकर चुप हो जाती, और जो पुलिस वाला चुप नहीं होता उसकी लाश फरीदाबाद की नहर या दिल्ली की यमुना में तैरती मिलती। उसके खिलाफ आज तक एक भी मामला कोर्ट तक नहीं पहुंच पाया था। जब उसके दोस्त ने उसे साशा की फ़ोटो भेजी तो वह उसकी खूबसूरती पर बुरी तरह फिदा हो गया। जब पता चला कि साशा हंसराज कॉलेज में पढ़ती है और आज अपने कॉलेज के ट्रिप पर जा रही है, तो उसे रास्ते में रोककर उठाने के इरादे से वे सब यहाँ आए थे। बाकी लड़कों की नीयत भी अलग नहीं थी। उन्हें लगा कि कॉलेज में ऐसी ही बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां होंगी। उन्होंने तय कर लिया कि अब सड़क से लड़कियां उठाने की बजाय दिल्ली की हाई क्लास लड़कियों को अपना निशाना बनाएंगे। जिसको जो लड़की पसंद आएगी वह उसकी होगी। हंसराज कॉलेज से निकलकर जब बसों और कारों का काफिला कैंपस के आउटर एरिया में पहुंचा तो अचानक सबसे आगे चल रही बस ने जोर से ब्रेक लगाया। पूरा काफिला वहीं रुक गया। साशा ने तुरंत ड्राइवर को कॉल करके पूछा, क्या हुआ? उधर से जवाब आया, कुछ स्पोर्ट्स कारों ने पूरी सड़क ब्लॉक कर रखी है। साशा को पहले लगा कि शायद कैंपस में कोई स्टूडेंट रैली निकल रही होगी। उसने उज्जवल से कहा,
तुम रुको, मैं जाकर बात करती हूँ और रास्ता क्लियर करवाती हूँ। साशा उतनी फ्रेजाइल नहीं थी जितना उज्जवल ने उसे समझा था। उसका कॉन्फिडेंस कमाल का था और वह मुश्किल हालात संभालना जानती थी। उज्जवल उसकी लीडरशिप क्वालिटीज से काफ़ी इम्प्रेस था। साशा जैसे ही उनकी तरफ बढ़ी, लाल बालों वाले लड़के ने बेहुदा अंदाज में सीटी बजाई और हंसते हुए बोला, ओहो, मुझे तो लगा था छम्मक छल्लों को ढूंढने में टाइम लगेगा, ये तो खुद ही चली आ रही है। छोटे, बात तो तूने सही कही थी, माल तो गजब है बेटा। पीछे से पीले बालों वाला उसका दोस्त बोला, बॉबी भैया, सिर्फ यही नहीं, इसकी बाकी सहेलियां भी गजब की टोटा हैं। हुस्न का पूरा खजाना भरा पड़ा है कॉलेज में। तीसरा लड़का, जिसके बाल नीले थे, होठों पर गंदी तरह से जीभ फेरते हुए बोला, यार, फिर इन बड़ी बड़ी बसों में तो परियां होंगी, सुंदर सुंदर, खूब सारी भर के ले जाएंगे। उसकी बात पर 20 गाड़ियों में बैठे लगभग 50 लड़के जोर जोर से हंसने लगे। तभी उनमें से किसी ने थोड़ा डरते हुए कहा, अबे ये तो स्टार मून रिजॉर्ट की बसें हैं, बहुत हाई लेवल रिसोर्ट है वो, मुझे लगता है इनके साथ सिक्योरिटी भी होगी, कहीं बात उल्टी ना पड़ जाए। लाल बालों वाले ने उसे झिड़कते हुए कहा, चल साले फट्टू, मेरे साथ होकर ऐसी बातें करता है, दिल करता है अभी यहीं रैप्टा मार दूं, चुप खड़ा रहे। फिर उसने पलटकर साशा की तरफ देखा, जो पूरे कॉन्फिडेंस से उनकी तरफ बढ़ रही थी। वह अपने दोस्तों से बोला, अपने को साला ऐसा ही पटाखा चाहिए, इसको तो मैं आज लेकर जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पीले बालों वाले ने अपने गंदे दांत दिखाते हुए कहा, देख ले भाई, मिर्ची बड़ी तीखी लग रही है। लाल बाल वाला हंस पड़ा, अबे होने दे तीखी, तभी तो मजा आएगा, तसल्ली से टाइम लेकर खाएंगे, अपने को क्या जल्दी है। साशा दूर से ही समझ गई थी कि लड़के बेहद घटिया किस्म के हैं, लेकिन वो ट्रिप लीड कर रही थी, उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी। उसने खुद को संभालते हुए जाकर सीधे पूछा, ये रास्ता क्यों रोका है? पीले बालों वाला बेहयाई से बोला, हसीना, रास्ता थोड़ी रोका है, दिल बिछाए बैठे हैं तुम्हारे इंतज़ार में। तुम्हारी इस छोटी सी स्कर्ट के अंदर दिल लटका है हमारा, देखो तो ज़रा हाथ लगाकर। उसकी गंदी बात पर सारे लड़के ज़ोर से हंस पड़े। एक पल के लिए साशा का चेहरा तमतमा गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए गुस्से में कहा, ये कॉलेज की बसें हैं, हम लोग ज़रूरी काम से जा रहे हैं, अपनी गाड़ियाँ हटाओ यहाँ से, यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा। इस बार लाल बालों वाला लड़का बोला, तो मेरी जान, मजाक करने आया कौन है? और तुम क्या इन घटिया बसों में जा रही हो? तुम्हारे लिए तो हम इतनी शानदार सवारी लेकर आए हैं। उसे इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि बसों के पीछे खड़ी गाड़ियाँ उसकी स्पोर्ट्स कारों से 10 गुना ज़्यादा महंगी थीं। वो अपने जाहिलपन में लगातार बोले जा रहा था। साशा ने सख्त आवाज़ में कहा, तुम लोग गाड़ी हटाते हो या मैं पुलिस बुलाऊं? इतना सुनते ही वो अपनी स्पोर्ट्स कार पर हाथ मार मार कर पागलों की तरह हंसने लगा और गाने के अंदाज में बोला, अबे आंटी, पुलिस बुला लेगी। फिर हंसते हुए बोला, अरे बुला ले मेरी जान, जिसे बुलाना है बुला ले, पहले हम मज़े करेंगे, फिर पुलिस वाले मज़े कर लेंगे। अब अगर तुझे डबल डबल मज़े लेने हैं तो बात अलग है, वरना हमारे साथ ज़्यादा खुश रहेगी। पुलिस वाले हमसे भी बड़े कमीने मिलेंगे तुझे। देख, हम 50 लड़के हैं, तू अपनी बढ़िया टिप टॉप 20-30 सहेलियों को बुला ले, तबीयत से ऐश कराएंगे, फिर नोटों से लाद कर छोड़ देंगे। छोड़ ये कॉलेज की बसें, इनमें कहाँ जा रही है तू? इतना कहकर वो साशा की तरफ बढ़ा। साशा अनायास ही एक कदम पीछे हट गई। वो उसे हाथ लगाने ही वाला था कि अचानक उज्जवल उसके और साशा के बीच आकर खड़ा हो गया। दरअसल जब ड्राइवर ने फ़ोन पर कहा था कि कई स्पोर्ट्स कारों ने रास्ता रोक रखा है, तभी उज्जवल समझ गया था कि मामला सामान्य नहीं है। वो साशा के पीछे पीछे आया था और काफ़ी देर से खड़ा सब कुछ सुन रहा था। वो लगातार ये समझने की कोशिश कर रहा था कि सामने वाले कितने लोग हैं और उनकी असली नीयत क्या है। लेकिन जैसे ही उस लड़के ने साशा को छूने की कोशिश की, उज्जवल बिना एक सेकंड गवाए सामने आ गया। कियारा गाड़ी के अंदर से ये सब देख रही थी। उज्जवल उसे सख्ती से मना करके आया था कि वो पीछे नहीं आएगी। बाकी दोस्त भी डर के कारण गाड़ियों में बैठे थे। सिर्फ अंकित उज्जवल के पीछे ऐसे खड़ा था जैसे राम के पीछे हनुमान खड़े होते हैं। पैर चौड़े, दोनों हाथ कमर पर, चेहरे पर साफ लिखा था कि बस सामने वाला कुछ करे और उसका मुंह तोड़ दे। उज्जवल को बीच में आता देख लाल बालों वाला लड़का गर्दन टेढ़ी करके साइको की तरह बोला,
अबे चिकने, तू सलमान खान बनने आया है? कॉलेज के नए उगे कुकर मुत्ते, बड़ा जिगर है जो हमें रोक रहा है। तुझे लगता है तू इस लड़की को मुझसे बचाकर ले जाएगा? साशा समझ चुकी थी कि अब यहाँ बड़ा झगड़ा होना तय है। वो पीछे हटकर तुरंत पुलिस को कॉल करने लगी। ट्रिप शुरू होने से पहले ही हालात बेकाबू हो चुके थे। उज्जवल उस लड़के की बात पर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, हाँ, ले भी जाऊंगा और तुम सबको फोड़ कर भी जाऊंगा। उसकी बात सुनकर सारे लड़के हंस पड़े। लाल बालों वाला उसे चिढ़ाते हुए बोला, हले ले ले, छोटे बेबी को गुस्सा आ रहा है, हमसे लड़ेगा? अबे कॉलेज के चूजे, एक चमाट पड़ेगा ना, 10 दिन बिस्तर से नहीं उठेगा। ये कहकर उसने उज्जवल को मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन उससे पहले ही जैसे वहां बिजली कौंध गई। धूम धड़ाक डिशूम फटाक, तेज आवाज गूंजी और सिर्फ लाल बाल वाला ही नहीं बल्कि पीले बाल वाला, नीले बाल वाला और आसपास के 10 लड़के जमीन पर पड़े दर्द से कराह रहे थे। उनके बीच में खड़ी मैगी अपने हाथ झाड़कर अपनी शर्ट का कॉलर ठीक कर रही थी। उसके चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी, जैसे अभी जो हुआ वो उसके लिए कोई बड़ी बात ही न हो। उज्जवल, अंकित, साशा और भी वहां पर अब तक जितने लोग बस से उतरकर आ गए थे, सब मैगी को आंखें फाड़कर देख रहे थे। कई लोगों की सांसें तक अटक गई थी। तभी एक स्टूडेंट भीड़ में से हैरानी से बोला, ओ माय गॉड, इस लेवल का कुंफू इंडिया में भी कोई जानता है? दूसरे ने तुरंत कहा, अबे खाली कुंफू नहीं, मिक्स्ड मार्शल आर्ट है ये। भीड़ में से एक और आवाज आई, अरे ये कुंफू नहीं, कलरी पायटू मार्शल आर्ट है, वही जिसमें वो हीरो विद्युत जामवाल ट्रेंड है। स्टूडेंट्स में से ही कोई उत्साह से बोला, यार यकीन नहीं आ रहा, हम अपने ही कॉलेज में एक लेडी सुपर हीरो देख रहे हैं। मुझे तो ये हॉलीवुड फिल्मों की कैटसूट पहने मार्शल आर्ट एक्सपर्ट लग रही है। मैगी के किक्स इतनी स्ट्रांग थी कि वे सारे लड़के अभी तक जमीन से उठ नहीं पाए थे। कुछ दर्द से कराह रहे थे तो कुछ अभी भी सदमे में पड़े थे। लाल बाल वाला लड़का, जिसका नाम बॉबी था, जमीन पर अधरेटा मैगी को बड़ी लस्टफुल आंखों से ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, देवी कसम, जिंदगी में बड़ी फुलझड़ियाँ देखी हैं पर आज तक तेरे जैसी नहीं देखी। तू तो गजब का पीस है भाई। यूं तो तूने मेरे पर हाथ उठाया है और मेरे पर जो हाथ उठा दे वो इस दुनिया से उठ जाता है, पर देख, तेरे पर मेरा दिल आ गया है। गाड़ी अपने पास है ही, बंगला अपना करोड़ों का है, बाकी तू जो कहेगी तेरे कदमों पर लाकर रख दूंगा। तू मेरे साथ चल पड़। क्या इन स्कूल कॉलेजों के टंटों में रखा है? जिंदगी के असली मज़े मैं दिलाऊंगा तुझे। उज्जवल उसकी बकवास सुनकर आग बबूला हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वो दांत भींच कर बोला, रुक जा, मैं कराता हूं साले तेरे मज़े। बड़ा हरामी है तू, पीट कर भी बकवास किए जा रहा है। उज्जवल उसकी तरफ बढ़ने लगा तो मैगी ने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया और खुद उसकी तरफ बढ़ी। उसके चेहरे पर अब भी वही ठंडा और भावहीन एक्सप्रेशन था। वो लड़का बॉबी मैगी को अपनी तरफ आते देख बड़ा खुश हो गया। उसको लगा मैगी को उसका ऑफर पसंद आ गया, पर उज्जवल अब हल्का मुस्कुरा रहा था। उसको पता था कि मैगी किस हद तक अपने काम को लेकर जुनूनी है। वो इस तरह की बातों के लिए बिल्कुल इमोशनलेस थी। उज्जवल को मज़ा आ रहा था देखने में कि अब मैगी क्या करेगी। बाकी सारे स्टूडेंट्स भी सांस रोके खड़े थे कि अब क्या होने वाला है। उस बॉबी ने फिर से मुस्कुराकर कहा, आजा मेरी रानी, बहुत सही कर रही है, बहुत पैसा है अपने पास, तू हाँ कर, नोट बिछा दूंगा तेरे पैरों में। तू इंडिया छोड़, दुनिया की जो भी जगह कहेगी तुझे वहीं घुमाऊंगा। उसे लगता था कि दुनिया में पैसा ऐसी चीज़ है जो सब कुछ खरीद सकता है, और लड़कियों को तो पैसे वाले आदमी के सिवाय और चाहिए क्या। मैगी उसके पास आई और उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। उस लड़के का दिल खुशी के मारे जोर से उछलने लगा। उसके दोस्त भी मुस्कुराने लगे थे। मैगी ने उसका हाथ पकड़ा। वो मैगी का हाथ पकड़कर ज़मीन से उठ खड़ा हुआ। जैसे ही वो ठीक से खड़ा हुआ, मैगी ने उसे इतना तेज थप्पड़ मारा कि ज़मीन पर गिरने से पहले वो 2 बार हवा में गोल घूम गया। उसका होठ फट गया और भरभरा कर खून निकलने लगा।
पूरा माहौल एक पल के लिए सन्न रह गया। स्टूडेंट्स और उस बॉबी के सारे दोस्त भौचक्के होकर देख रहे थे कि क्या हो रहा है। आज तक बॉबी पर हाथ उठाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई थी। इसके बाद तो वे सब लड़के एक्शन में आ गए। स्पोर्ट्स कारों की डिग्गियां खुली, आयरन रॉड्स, हॉकी स्टिक्स, आयरन चेन्स और लंबे चाकू निकाले गए। बसों में जितने स्टूडेंट्स थे उनमें से आधे डर के मारे पीछे हट गए, जबकि कुछ हिम्मती लड़कों ने अपनी कमीज़ों की बाहें चढ़ा ली। उनमें से एक गुस्से में बोला, आओ बेटा, हमारे कॉलेज की लड़की को हाथ लगा कर दिखाओ। लड़कियों को उन्होंने पीछे कर दिया था। साशा भी घबराई हुई इधर उधर देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब क्या करें। वहाँ का मंजर अब किसी युद्ध के मैदान जैसा हो चुका था। हवा तक में तनाव महसूस हो रहा था। कैंपस का आउटर एरिया इस वक्त किसी बैटलफील्ड जैसा लग रहा था। हवा में अजीब सा तनाव घुल चुका था। उन स्पोर्ट्स कारों वाले देहाती टाइप लड़कों ने अपनी गाड़ियों से रॉड, हॉकी जैसी चीज़ें निकाल ली थीं। वहीं कॉलेज के स्टूडेंट्स भी मरने मारने के एक्शन में आ गए थे। कई लड़कों की सांसें तेज चल रही थीं, तो कुछ लड़कियां डर के मारे एक दूसरे के पीछे खड़ी हो गई थीं। इतने में उज्जवल सब स्टूडेंट्स के आगे आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर न घबराहट थी न जल्दबाजी। उसकी आंखों में बस ठंडा और खतरनाक आत्मविश्वास था। वह बोला, कोई कुछ नहीं करेगा, मुझे हैंडल करने दो सिचुएशन को। उसकी आवाज़ इतनी सख्त थी कि आसपास खड़े कई लड़कों ने अनजाने में अपने हाथ नीचे कर लिए। फिर उज्जवल ने पलटकर उस लड़के बॉबी को बोला, देख, 10 तक गिनती गिनूंगा, अपने इन सारे लौंडों को लेकर यहाँ से निकल जा, वरना तुम सबको मार के यहीं गाड़ दूंगा। उज्जवल की टोन बोन चिलिंग थी। उसका कॉन्फिडेंस देखकर वह लड़का बॉबी भी अंदर से हिल गया। उसको लग रहा था कि उज्जवल कॉलेज का कोई नाजुक सा स्टूडेंट भर है, पर जिस क्रुएलिटी और जिस कॉन्फिडेंस के साथ उज्जवल ने कहा, उससे एक पल के लिए माहौल तक शांत हो गया। अगले ही पल उसे याद आया कि उसके दोस्तों के आगे उसकी बेइज्जती हो रही है। वो एकदम से चौड़ा होकर बोला, अबे तू मुझसे लड़ेगा? यहीं बीच से चीर दूंगा तुझे। तू सोच रहा है कि ये कॉलेज के बच्चों की फौज लेकर हमसे भिड़ लेगा? उज्जवल ने बिना पलक झपकाए कहा, मुझे किसी फौज की ज़रूरत नहीं है। तू अपने को बोल कि जहाँ है वहीं खड़े रहे और आ अकेला आगे, फिर बताता हूँ कौन किसके हाथ पैर तोड़ के हलक में घुसेड़ता है। उस लड़के बॉबी ने अपने दोस्त के हाथ से आयरन चेन खींची और अपने हाथ में लपेट कर कहा, आ ही जा फिर। यूं तो मैगी के होते हुए कोई उज्जवल को छू भी नहीं सकता था, पर उज्जवल ने सख्ती से उसे दूर रहने को कहा। उसके सिक्योरिटी गार्ड्स भी सारे आसपास थे, पर जिस तरह उज्जवल ने हवा में देखकर कहा कि कोई बीच में नहीं पड़ेगा, वह लोग भी समझ गए कि जब तक बहुत ज़रूरत नहीं होगी उन्हें आगे नहीं आना है। उज्जवल के इतना कहने पर भी मैगी पीछे नहीं हुई थी। वह इतने अटेंटिव तरीके से खड़ी थी कि उज्जवल को ज़रा भी खरोंच आए तो वह फ़ौरन एक्शन में आ जाए। उसकी आंखें लगातार बॉबी और उसके हाथ की चेन पर टिकी थीं। पर इससे पहले ही उनके बीच फाइट शुरू होती, वहाँ पर एक और स्पोर्ट्स कार बहुत तेज़ी से आकर रुकी। उसके टायरों की तेज़ आवाज़ ने सबका ध्यान खींच लिया। उसमें से जो लड़का उतरा उसको देखकर ना सिर्फ उज्जवल बल्कि वह लड़का बॉबी भी बुरी तरह चौंक गया। वह लड़का तेज़ी से चलता हुआ बॉबी के पास आया और उसकी कॉलर पकड़कर बोला, अबे दिमाग खराब हो गया है? तुझे पता भी है कि तू किससे लड़ रहा है? वह लाल बाल वाला लड़का बॉबी राहुल को देखकर एकदम डिफेंसिव हो गया और बोला, राहुल भाई, आप मेरी बात तो सुनो। राहुल उसे खींचकर साइड में ले जाते हुए बोला, तू मेरी बात सुन पहले। अभी तू बिना कोई सवाल किए बस यहाँ से चुपचाप चला जा, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में साफ चेतावनी दिखाई दे रही थी। और उसके जवाब का इंतज़ार किए बिना राहुल उज्जवल की तरफ पलटा और बोला, आई एम सॉरी ब्रो, पैसा आ गया पर अक्ल अभी तक आई नहीं है इन लोगों को। अभी मैंने समझा दिया है, अब ये लोग तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को तंग नहीं करेंगे। राहुल इतनी पोलाइटली और झुककर उज्जवल से बात कर रहा था कि उज्जवल खुद सरप्राइज था कि आखिर यह इतना कैसे बदल गया। और बॉबी उज्जवल से भी ज़्यादा हैरान था कि जो लड़का अय्याशी में उससे भी 4 कदम आगे है,
आज सबके बीच में उसको इस तरह से रोक रहा है। राहुल के फादर बहुत बड़े बिल्डर हैं, रियल एस्टेट का बिजनेस है उनका। बॉबी और आसपास के अधिकतर लोगों की ज़मीनें राहुल के पापा ने ही खरीदी हैं। एग्रीमेंट है कि वही उनकी ज़मीनों पर फैक्ट्री और फ्लैट्स खड़े करेंगे। बॉबी राहुल को ऑफेंड करने की सोच भी नहीं सकता था। ज़मीनों का बहुत सारा पेमेंट अभी भी राहुल की ही कंपनी से उनके पास आना था। बॉबी अपना गुस्सा पीकर रह गया। उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि राहुल उज्जवल के आगे इतना क्यों झुक रहा है। उधर उज्जवल समझ तो रहा था कि इसमें भी राहुल का कोई मोटिव होगा, पर वो लोग आगे की जर्नी के लिए पहले ही बहुत लेट हो चुके थे। इसलिए उज्जवल ने राहुल में ज़्यादा दिमाग ना मारते हुए कहा, अपने इन नमूने दोस्तों को कहो कि सामने से गाड़ियां हटाए, हम लेट हो रहे हैं। राहुल ने हाँ में सर हिलाया और उन लड़कों की तरफ देखकर कहा, कम ऑन फ्रेंड्स, हटाओ अपनी अपनी कारें, जल्दी। बॉबी के साथ साथ वो सारे लड़के हैरान थे कि आखिरकार बॉबी राहुल को कुछ कह क्यों नहीं रहा, पर वो लोग समझ गए थे कि उज्जवल ज़रूर कोई बहुत बड़ी हस्ती है जिससे पंगा लेना उनको बहुत भारी पड़ सकता है। मैगी के हाथों ट्रेलर तो उन लोगों ने देख ही लिया था, इसलिए वो चुपचाप अपनी कारों की तरफ बढ़ गए और सड़क के बीच से कारें हटा दी। उज्जवल ने राहुल को सपाट सा थैंक्स बोला और साशा मैगी के साथ वापस अपनी कार की तरफ बढ़ गया। राहुल ने पीछे से मुस्कुराकर कहा, विश यू अ हैप्पी एंड सेफ जर्नी। थोड़ी ही देर में उनका काफिला वहां से निकल गया। बॉबी, जो अब तक गुस्से में भरा बैठा था, उसने उनके जाते ही राहुल से पूछा, राहुल भाई, मैंने बात तो आपकी मान ली, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ऐसा वो कौन सा फन्ने खा है जिसके लिए आपने मुझे मेरे दोस्तों के सामने नीचा दिखा दिया। राहुल ने उसका गाल प्यार से थपथपाते हुए कहा, वो जो कोई भी है, पर अब मरने वाला है और तेरे चक्कर में मेरे प्लान की वाट लग जाती। अब तू और तेरे दोस्त अपने ये रंग बिरंगे खिलौने यहाँ से समेटो और जाओ यहाँ से। ये कहते वक्त उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ बेहद खतरनाक चमक रहा था। बॉबी बेवकूफ़ों की तरह राहुल को देखने लगा। उसे राहुल की बात समझ नहीं आई। राहुल भी उसको बिना कुछ एक्सप्लेन किए अपनी कार की तरफ बढ़ गया। उधर जब उज्जवल लौट कर आया तो सब उसको बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे। बस में भी सब लड़के लड़कियों की जुबान पर उज्जवल का ही नाम था। एक ने कहा, यार उज्जवल सिर्फ सुपर रिच ही नहीं है, उसमें डेयरिंग एटीट्यूड भी कमाल का है। दूसरा बोला, किसी भी सिचुएशन में वो डरता नहीं है, उसका बॉडी लैंग्वेज ऐसा है जैसे कोई रॉयल प्रिंस हो। दिन पर दिन उज्जवल की इतनी खूबियां सबके सामने आ रही थीं कि कॉलेज की अधिकांश लड़कियां उस पर बुरी तरह फिदा थीं। अब तो रात दिन सब लड़कियों के दिमाग में यही घूम रहा था कि कैसे भी करके उज्जवल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। गाड़ी में बैठते ही अंकित ने कहा, यार संभाल लिया तूने सब, वरना आज तो बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा होने वाला था। उज्जवल ने जवाब दिया, मैंने क्या संभाल लिया, संभाला तो सब मैगी ने है, मेरे तो कुछ करने की नौबत ही नहीं आई। मैगी ने अकेले ही सबको धूल चटा दी। चंडी माई का मॉडर्न अवतार है मैगी। उज्जवल की इस बात पर कार में सब हंस दिए। इस बार सरप्राइजिंगली मैगी भी हल्का सा मुस्कुरा दी। इतने समय में ऐसा पहली बार था कि किसी ने मैगी को मुस्कुराते हुए देखा हो। दरअसल जिस तरह की उसकी परवरिश थी, उसके लिए अपने मास्टर के एप्रिसिएशन के सिवा कुछ भी मायने नहीं रखता था। उज्जवल के तारीफ करने से मैगी अंदर से खुश थी। उज्जवल का उसके स्किल्स को एप्रिशिएट करना उसके लिए बहुत बड़े अवार्ड जैसा था। उसको मुस्कुराते देखकर अब सबकी उससे बात करने की हिम्मत पड़ गई। कियारा ने उससे पूछा, तुमने मार्शल आर्ट कहाँ से सीखा? साशा भी बोली, तुम इतनी पावरफुल कैसे हो, कमाल ही कर दिया तुमने तो, इतने सारे लड़कों को अकेले मार गिराया। मैगी के एक्सप्रेशन फिर से पहले जैसे हो गए, एकदम सपाट। उसने कोई जवाब नहीं दिया। साशा और कियारा ने बुरा सा मुंह बनाया और फिर आपस में बात करने लगी। वो दोनों समझ गई थीं कि मैगी उज्जवल के अलावा किसी से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। थोड़ी देर में ही कार में दूसरे टॉपिक पर बात होनी शुरू हो गई। सफ़र जारी था। हंसते मुस्कुराते, रुकते रुकाते काफिला आगे बढ़ रहा था। जिस भी जगह बीच में बस खाने पीने के लिए रुकती, वहाँ लड़कियाँ इन्हीं चक्करों में पड़ी रहती कि उज्जवल का ध्यान अपनी तरफ कैसे खींचा जाए। एक लड़की ने हल्की उदासी से कहा, वो इतना सुपर रिच लड़का है, हमारी तरफ थोड़ी देखेगा। हम खुशकिस्मत हैं, कम से कम इस तरह के लग्जूरियस ट्रिप पर आ पा रहे हैं।
हमारे जैसी लड़कियों के लिए तो उज्जवल दूर की कौड़ी है। फिर जिसके पास कियारा और मैगी जैसी खूबसूरत लड़कियां पहले से हैं, वो हमारे जैसे अगली डकलिंग में क्यों इंटरेस्ट लेगा भाई। उसकी बात पर एक लड़के ने यूं ही मज़े लेते हुए कहा, अरे हो सकता है उसका टेस्ट अलग हो सकता है उसको अगी डकलिंग में ही इंटरेस्ट हो। उस लड़के के ऐसा कहने पर खुद को अगी डकलिंग कहने वाली लड़की चौंकी और मन में सोचने लगी, हाँ ऐसा हो तो सकता है, मुझे उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। यानी कुल मिलाकर बात अब ये हो चुकी थी कि हर कोई उज्जवल के सपने देख रहा था। उधर उज्जवल पूरी कोशिश कर रहा था कि उसके दोस्तों के साथ उसका बिहेवियर बिल्कुल पहले जैसा रहे। किसी को भी ऐसा न लगे कि पैसा आने के बाद वह बदल गया है। सब म्यूज़िक पर नाचते हंसते गाते मस्ती में रास्ता काटते हुए जा रहे थे। किसी को खबर नहीं थी कि इस पूरे काफिले को एक ब्लैक कलर की लैंड रोवर एक निश्चित दूरी से लगातार फॉलो कर रही थी। उसके शीशों के पीछे बैठा इंसान चुपचाप सब पर नज़र रखे हुए था। उस लंबी जर्नी के बाद आखिरकार वो लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। सब अपनी अपनी बसों से और कारों से बाहर आकर हाथ पैर झटकने लगे। सबको थकान महसूस हो रही थी। कई लोग वहीं ज़मीन पर बैठ गए। उन लोगों का बस चलता तो वहीं पर बिस्तर लगा लेते। तभी साशा ने एक और अनाउंसमेंट की, हम लोग यहाँ से 2 घंटे का ट्रैक करके ऊपर माउंटेन पर जाएंगे। वहीं पर हमारे लिए टेंट्स का अरेंजमेंट है। आप सबका पहला टास्क ये है कि रास्ते में जितना भी कूड़ा या अनवांटेड मटेरियल पड़ा होगा हम उसको क्लीन करते हुए जाएंगे। बहुत से स्टूडेंट्स जो सिर्फ मस्ती के लिए आए थे, उनको ये बात बड़ी अनहाइजेनिक और बुरी लगी। उनके मुंह तुरंत चढ़ गए। साशा की बात पर उज्जवल का दोस्त चिढ़कर बोला, यार हम यहाँ कूड़ा उठाने थोड़ी आए हैं, हम तो यहाँ सुंदर लड़कियों के चक्कर में आए थे। अब ये हमसे स्वीपर वाले काम कराएगी। हम नहीं जा रहे किसी माउंटेन के टेंट में, हम तो यहीं कार में पड़कर सो जाते हैं। उज्जवल ने हंसते हुए अपने दोस्त को डांटा, चुप कर कामचोर, उठाओ सब अपने अपने बैग और चलो। यहाँ रुकने का कोई सीन नहीं है। सबका अरेंजमेंट ऊपर टेंट में ही है, वही चलना होगा उसके बाद। उज्जवल ने कार से अपना बैग उतारकर कंधे पर लिया और आगे बढ़ गया। कियारा और मैगी भी अपना अपना बैग लेकर उसके पीछे चल दी। अंकित ने हंसते हुए बाकी दोनों दोस्तों के कंधे पर हाथ रखा और उन्हें छेड़ते हुए कहा, चलो आलसी, यहाँ अकेले पड़े रहे तो शेर आकर खा जाएगा तुम्हें। वह दोस्त चौंकता हुआ बोला, तो क्या इस जंगल में शेर भी है? अंकित ने जवाब दिया, नहीं होगा तो रातों रात पैदा हो जाएगा अपने आप ही। अब तेरे जैसा लजीज गधा खाने का लालच थोड़ी छोड़ सकेगा। उसकी इस बात पर आसपास खड़े सब लड़के लड़कियां हंस दिए। वो लड़का अंकित को मारने के लिए दौड़ा। इसी हंसी मजाक में वो लोग ट्रैक की तरफ चल दिए। साशा ने एक बार फिर से सबको मोटिवेट किया कि स्टार मून होटल वालों ने ऊपर बहुत ही शानदार टेंट्स का अरेंजमेंट किया है। एक बार ट्रैक कवर कर लें फिर ऊपर उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक कि कीड़े और मच्छरों तक से भी बचाव का पूरा ध्यान रखा गया है। मॉस्किटो रिपेलेंट तो है ही, हर टेंट में कूलिंग के भी पूरे अरेंजमेंट्स हैं। उज्जवल का अच्छा खासा पैसा लगा था इस तरह के लग्जूरियस टेंट अरेंज करने में। साशा ने सबको कहा, सब लोग ग्रुप में चलेंगे, अकेले इधर उधर कोई नहीं जाएगा। उसके बाद सब लड़के लड़कियों ने छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर ट्रैकिंग शुरू की। शुरुआत में रास्ता आसान था। हवा बहुत साफ और ठंडी थी। चारों तरफ हरियाली और खूबसूरत फूल खिले हुए थे। सब बहुत इंजॉय करते, हंसी मजाक करते हुए जा रहे थे। पर आगे जाकर रास्ता डिफ़िकल्ट होता चला गया, स्टीप और बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़। बहुत सारे लड़के लड़कियों का अब हौसला जवाब देने लगा। कुछ लोगों ने साशा को कहा भी कि वो लोग वापस जाना चाहते हैं, पर साशा ने इसके लिए मना कर दिया। वैसे भी ये पॉसिबल नहीं था, इतनी लंबी जर्नी से अभी आए थे और इस तरह कैसे कुछ लोगों के लिए वो बसेस को वापस भेज सकती थी। उसने सख्ती से कहा, ये पॉसिबल नहीं है, सबको ऊपर तक तो चलना ही पड़ेगा। घने जंगल में किसी को नहीं समझ आ रहा था कि क्या करें, इसलिए साशा की बात मानकर वो लोग ऊपर चढ़ते चले गए। उज्जवल के दोनों दोस्त भी बहुत ज़्यादा नाटक कर रहे थे। एक बोला, कहाँ फंसा दिया यार, ये तो बहुत मुश्किल है। दूसरा दोस्त बोला, यार लड़की के चक्कर में अगर इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं ना, तो अपन तो बिना लड़की के ही ठीक है।
यूं तो वो ऐसी बातें करते हुए चल रहे थे, पर जैसे ही कोई ऐसा ग्रुप जिसमें खूबसूरत लड़कियां होती पास से गुजरता, दोनों फटाफट सीधे होकर ऐसे दिखाने लगते जैसे सबसे ज़्यादा चुस्त वही दोनों हैं। उनकी हरकतों पर उज्जवल, अंकित, कियारा, साशा सब हंस रहे थे। साशा और अंकित बात करते हुए चल रहे थे। उज्जवल और कियारा भी आपस में मग्न थे। मैगी हमेशा की तरह चुपचाप उनके साथ थी और लगातार आसपास पर नज़र रखे हुए थी। उज्जवल को दिख गया था कि कियारा काफ़ी थक गई है। उसने बिना कुछ कहे कियारा के कंधे से उसका बैग ले लिया। कियारा एकदम से बोली, अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास अपना भी बैग है, दो दो बैग उठाकर कैसे चलोगे? उज्जवल ने मुस्कुराते हुए कहा, 6 साल घोर गरीबी में गुजारे हैं, मुझे इन कामों की आदत पड़ चुकी है। तुम मेरी फिक्र मत करो, मेरे लिए ये वेट कुछ भी नहीं है। कियारा कुछ नहीं बोली। उसको बहुत ही ब्रेथलेस फील हो रहा था। वो हाफ रही थी। इतने में साशा ने अपने बैग से पानी की बोतल निकालकर कियारा को दी। कियारा ने पानी पीते ही कहा, इसका टेस्ट कुछ अलग नहीं है? साशा ने जवाब दिया, टेस्ट तो अलग होगा ही। ये पानी इन्हीं पहाड़ों के रिजर्वॉयर से लेकर रिफाइन किया गया है। इंडिया में मिलने वाला बेस्ट मिनरल वाटर है ये। एक तरह का एनर्जी ड्रिंक भी है। ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, पर ये इतना महंगा आता है कि उज्जवल अगर स्पॉन्सर नहीं करता तो हम लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। उज्जवल का दोस्त फौरन बोला, बड़े लोग बड़ी बातें, इनके तो पानी भी स्पेशल एनर्जी वाले होते हैं। उज्जवल उसके इस कमेंट पर कोई जवाब देता, इतने में ही ऊपर की तरफ से तेज़ शोर सुनाई दिया। उज्जवल का ग्रुप उसके दोस्तों की वजह से बहुत ही धीरे धीरे चल रहा था। कुछ ग्रुप्स उनसे काफ़ी आगे निकल चुके थे। उन्हीं में से कुछ लड़के लड़कियां तेज़ी से नीचे भागते हुए आ रहे थे। उन सब के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। कई लोगों की सांसें फूली हुई थी और उनकी आंखों में साफ डर दिखाई दे रहा था। उज्जवल का पूरा ग्रुप अपनी मस्ती में ट्रैकिंग कर रहा था। सबके चेहरों पर थकान के बावजूद एक्साइटमेंट थी। कोई फ़ोटो खींच रहा था, कोई पहाड़ों की तरफ देखकर चिल्ला रहा था, तो कोई बस हंसते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक ऊपर की तरफ से एक लड़की की घबराई हुई चीख गूंजी, हेल्प हेल्प। उस आवाज़ में ऐसा डर था कि सुनते ही सबके कदम रुक गए। साशा, उज्जवल और बाकी लोग तुरंत उसकी तरफ दौड़ पड़े। अनजानी आशंका से साशा का दिल एकदम घबरा गया था। साशा ने दूर से ही तेज़ आवाज़ में पूछा, क्या हुआ? उस लड़की ने हाफते हुए जवाब दिया, हमारे ग्रुप की एक लड़की ऊपर फेंट हो गई है। अभी तो बिल्कुल ठीक थी, अचानक पता नहीं क्या हुआ कि वो ज़मीन पर गिर गई। थोड़ी ही दूरी पर वो लड़की ज़मीन पर गिरी हुई थी। आसपास स्टूडेंट्स की भीड़ लगी हुई थी और सबके चेहरों पर टेंशन साफ दिखाई दे रही थी। उज्जवल ने आते ही सबको पीछे हटने को कहा। उस लड़की का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था। उसकी आंखें कसकर बंद थी और माथे पर पसीना चमक रहा था। उज्जवल ने झुककर उसकी पल्स चेक की। पल्स ठीक चल रही थी। ये महसूस होते ही उसने हल्की सी चैन की सांस ली। उस लड़की का बॉयफ्रेंड उसका सिर गोद में लिए था और घबराहट में उसके मुंह पर पानी डालकर उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। भीड़ में से कोई अचानक डरते हुए बोला, अरे इसको हार्ट अटैक तो नहीं आ गया? किसी और ने घबरा कर कहा, मुझे तो लगता है कि इसको किसी सांप ने काट लिया है, इसके हाथ पैर चेक करो। इन बातों से माहौल और ज़्यादा तनावपूर्ण हो गया। उस लड़की का बॉयफ्रेंड बुरी तरह घबरा गया और बहुत ज़ोर से साशा पर चिल्लाया, इसको कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कहा था हमने कि इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। हम वापस जाना चाहते हैं पर तुमने जाने नहीं दिया। कुछ लड़के लड़कियां जो खुद भी इस ट्रैकिंग से परेशान हो रहे थे, तुरंत उस लड़के की हाँ में हाँ मिलाने लगे। एक लड़का बोला, हाँ, जब हमसे नहीं चढ़ा जा रहा और हम वापस जाना चाहते हैं तो हमें क्यों फोर्स किया जा रहा है? एक दूसरी लड़की नाराज़ होकर बोली, ये तो सरासर डिक्टेटरशिप है। प्रोग्राम में एनरोलमेंट का मतलब ये थोड़ी है कि हम इनकी मर्जी के गुलाम हो गए। वो सब साशा को क्रिटिसाइज़ करने लगे कि अगर उस लड़की ने कहा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो साशा ने उसी वक्त उसको वापस क्यों नहीं जाने दिया। साशा उस लड़की की हालत देखकर खुद भी बहुत घबराई हुई थी और उस लड़के के चीखने से तो वह बिल्कुल रुआंसी हो गई थी। सारे स्टूडेंट्स का बढ़ता हुआ गुस्सा देखकर उज्जवल ने साशा की साइड लेते हुए बात संभाली।
उज्जवल उस लड़के से शांत लेकिन सख्त आवाज़ में बोला, घबराओ मत, ये सिर्फ बेहोश है, कोई सीरियस बात नहीं लग रही। फिर भी रेस्क्यू टीम अभी आकर देख लेगी कि क्या हुआ है। वह लड़का चिढ़कर बोला, हम लोगों को नीचे से ऊपर आने में इतना टाइम लग गया है, रेस्क्यू टीम वाले क्या आसमान से उड़कर आएंगे? लड़का फिर से साशा की तरफ देखकर बोला, मैं सच बता रहा हूँ, इसको कुछ हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं किसी रेस्क्यू टीम की वेट नहीं कर सकता, मैं इसे खुद ही नीचे लेकर जा रहा हूँ। वो लड़का वापस जाने के इरादे से अपनी गर्लफ्रेंड को गोद में उठाने लगा। इस बार उज्जवल उस पर बहुत तेज चिल्लाया, तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आई? बोला ना अभी रेस्क्यू टीम आ रही है। उज्जवल की टोन इतनी सख्त थी कि उस लड़के ने हड़बड़ाकर अपनी गर्लफ्रेंड को वापस नीचे लिटा दिया। उज्जवल को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था कि वो सब मिलकर साशा को गलत बात पर अक्यूज़ कर रहे हैं, जबकि इसमें साशा की कोई गलती थी ही नहीं। उसे ट्रिप का डेकोरम तो मेंटेन करना था। उज्जवल ने उस लड़के से पूछा, अगर स्टैमिना नहीं था तो तुम लोगों ने इस तरह के प्रोग्राम के लिए खुद को एनरोल ही क्यों कराया था? वो लड़का उज्जवल की इस बात पर बुरी तरह चिढ़कर बोला, ये प्रोग्राम तुमने स्पॉन्सर किया है तो तुम हमारे बॉस हो गए हो क्या? तुम कुछ भी कहोगे और हम सुन लेंगे। तुम्हें क्या मतलब हमने एनरोल क्यों कराया और क्यों नहीं? बहुत से लड़के लड़कियां भी इस बात पर उस लड़के का साथ देने लगे। ये वही लोग थे जो उज्जवल की वेल्थ और पॉपुलैरिटी देखकर जल रहे थे, पर उसे सामने से कुछ नहीं कह पा रहे थे। भीड़ में से कोई बोला, ये बिल्कुल सही बात है, तुमने स्पॉन्सर किया है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हम पर हुक्म चलाओगे। भीड़ में से किसी और लड़के ने भी कहा, जब इनके पास कोई सेफ्टी बैकअप ही नहीं है तो इन जंगलों में इस तरह पड़े रहना कोई समझदारी नहीं है। जितनी जल्दी हो सके हमें इस लड़की को लेकर वापस जाना चाहिए। उनकी इस तरह की बातों से वहाँ बहुत पैनिक क्रिएट हो रहा था। कुछ और लड़कियाँ भी एकदम से बोली, हमें भी नहीं जाना आगे, हम तो वापस जाएंगे। उन सबको इस तरह कहते देख साशा भी डरने लगी। उसने उज्जवल से कहा, उज्जवल, देर करना सच में सही नहीं है। ऐसा करते हैं, इन लोगों को इस लड़की को लेकर नीचे उतरने देते हैं, बल्कि मैं भी साथ ही नीचे जाकर पहले इसके ट्रीटमेंट का अरेंज करती हूँ। बाकी ग्रुप्स को ऊपर तक अब तुम लीड कर लो। उज्जवल ने साशा की बात को इग्नोर करते हुए बहुत तेज़ गुस्से में उन लड़के लड़कियों से कहा, जिसको जाना है वो जाए, पर इस लड़की को कोई हाथ नहीं लगाएगा। रेस्क्यू टीम आती होगी वही इसे देखेगी। साशा ने लगभग विनती करते हुए कहा, उज्जवल प्लीज़ ले जाने दो इन्हें, रेस्क्यू टीम कैसे पहुंचेगी यहाँ तक? इस लड़की को कुछ हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, हमें इसे लेकर नीचे चलना चाहिए। साशा की बात अभी ख़त्म भी नहीं हुई थी कि एक बहुत तेज़ आवाज़ आसमान की तरफ से आने लगी। सबने सिर उठाकर देखा तो ऊपर हेलीकॉप्टर था। एक पल के लिए सबकी आंखें फैल गईं। उज्जवल ने साशा की तरफ देखकर कहा, लो रेस्क्यू टीम आ गई, अब सब जगह बनाओ, पीछे हटो सब। उज्जवल ने एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय पर खड़ा किया हुआ था। उज्जवल ने तभी तुरंत उन्हें इन्फॉर्म कर दिया था। वो लोग कॉल आते ही निकल पड़े थे। सारे स्टूडेंट्स एकदम भौचक्के होकर ये सब देख रहे थे। पायलट हेलीकॉप्टर को जितना नीचे ला सकता था उतना नीचे लाया। उसमें से उन्होंने एक बड़ी सी बास्केट नीचे डाली जिसमें 2 डॉक्टर्स थे। उन डॉक्टर्स ने उस लड़की को चेक किया और सबको बताया, कोई सीरियस बात नहीं है, मामूली सा हीट स्ट्रोक है, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। ये सुनते ही बहुत से लोगों ने राहत की सांस ली। उज्जवल ने उन्हें कहा, फिर भी आप इसे ले जाइए और ठीक से केयर करके इसे वापस इसके घर भेज दीजिएगा। डॉक्टर्स ने बहुत रिस्पेक्टफुली उज्जवल को सिर हिलाकर कहा, यस सर, एज यू से। वो उस लड़की को लेकर चले गए। सारे स्टूडेंट्स बुद्ध बने ये सब देख रहे थे। वो लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि उज्जवल ऐसी क्या चीज़ है जिसके एक फ़ोन से स्पेशल हेलीकॉप्टर तक आ गया। उज्जवल की वेल्थ का अंदाज़ा अब उनकी इमेजिनेशन से बाहर हो गया था। साशा भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि उज्जवल ने रेस्क्यू टीम में हेलीकॉप्टर रखा हुआ था। हेलीकॉप्टर जब उस लड़की को लेकर चला गया तब उज्जवल ने उस लड़की के बॉयफ्रेंड से कहा, अब तो तुम्हें तसल्ली हो गई ना, उस लड़की को बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, कुछ नहीं हुआ है उसे, न होगा। नीचे एक वेल इक्विप्ड सुपर स्पेशलिटी बस है जिसमें सब मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। हेलीकॉप्टर से उसे वही ले जाया गया है। तुम भी अब नीचे जा सकते हो, वो नीचे मिल जाएगी तुम्हें। उसके बाद उज्जवल ने सब स्टूडेंट्स को देखकर कहा,
इसके अलावा जो कोई भी अब यहाँ से वापस जाना चाहता है खुशी खुशी जा सकता है। अभी तक जो लोग साशा को कोस रहे थे, उज्जवल को बुरा भला कह रहे थे, वो सब अब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। एक फ़ोन कॉल पर 10 मिनट के अंदर हेलीकॉप्टर आने से वो सब समझ चुके थे कि ये बिल्कुल एक वर्ल्ड क्लास इवेंट की तरह ऑर्गेनाइज किया गया है। जब एक सिंपल से इश्यू के लिए उस लड़की को पिक करने हेलीकॉप्टर आ सकता है, तो आगे कितना शानदार टेंट होगा, कितना लजीज खाना होगा, सब कुछ कितना बढ़िया होगा। और लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें शायद दोबारा कभी नहीं मिलने वाली थी। वो सब अब अपनी बेवकूफ़ी पर पछता रहे थे। उनमें से कुछ लोगों ने आगे बढ़कर साशा और उज्जवल से कहा, हम पैनिक हो गए थे साशा, वी आर वेरी सॉरी। हमें नहीं पता था कि तुमने रेस्क्यू टीम अरेंजमेंट हेलीकॉप्टर से किया है और वो ज़रा से हीट स्ट्रोक से ही बेहोश हो गई है। हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आगे जाएंगे। सब ने हाँ में हाँ मिलाई कि वो लोग आगे जाएंगे, पर उज्जवल ने एकदम लाउड और रूड आवाज़ में जवाब दिया, इम्पॉसिबल, तुम में से कोई भी अब आगे नहीं जाएगा, तुम लोग यहीं से वापस लौट जाओ। उन लड़के लड़कियों में से एक लड़का आगे आकर बोला, सॉरी यार उज्जवल, मुझे पता है हम लोग थोड़ा ज़्यादा बोल गए, पर अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी ब्रो। उस लड़के के ऐसा बोलते ही एक लड़की भी आगे आकर साशा का हाथ पकड़कर बोली, साशा प्लीज़ हमें वापस मत भेजो यार, हम बहुत डर गए थे इसलिए उल्टा सीधा बोल दिया, दिल से सॉरी यार। साशा का मन पिघल गया। उसने बहुत उम्मीद से उज्जवल की तरफ देखा। उज्जवल उसकी आंखों से समझ गया कि वो चाहती है कि इन्हें आगे ले जाया जाए, पर उज्जवल ने उतनी ही सख्ती और ठंडे गुस्से में कहा, इनमें से अगर कोई भी आगे गया तो मेरे रिजॉर्ट का ना तो टेंट अवेलेबल होगा, ना खाना, यहां तक कि पानी भी नहीं। मैं थैंकलेस लोगों को एंटरटेन नहीं करता, और माफ तो बिल्कुल भी नहीं। उज्जवल का इतना रूड बिहेवियर देखकर सब शॉक रह गए। साशा ने भी ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि उज्जवल इतना रैडिकल स्टेप लेगा। कियारा तो उज्जवल का ये रूप देखकर सदमे में ही थी। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे उज्जवल कभी इतना सॉफ्ट और केयरिंग होता है और फिर अचानक इतना क्रूअल हो जाता है कि उससे डर लगने लगता। इस सारे तमाशे में उज्जवल के उन दोनों दोस्तों को लीडर बनने का मौका मिल गया। वो तेजी से आगे आए और उन लड़के लड़कियों पर चिल्लाने लगे जिन्होंने उज्जवल और साशा को बुरा भला कहा था। उन्होंने गालियां देकर मजबूर कर दिया कि वो लड़के लड़कियां अभी के अभी ट्रैक से वापस लौट जाएं। सिर झुकाकर उनको वापस जाना ही पड़ा। उज्जवल का इतना सख्त रवैया देखकर साशा और कियारा दोनों शॉक भी थीं और उदास भी। इस सब में इतनी देर हो गई कि साशा का पूरा शेड्यूल अपसेट हो गया। उज्जवल ने टाइम देखा तो दोपहर के 2 बज रहे थे। उज्जवल ने सबको कहा कि वो लोग यहीं ब्रेक लेंगे, यहीं पर उन लोगों का लंच आ जाएगा। सारे स्टूडेंट्स इतने थक गए थे कि आराम करने और वहीं पर लंच मिलने की बात सुनकर खुशी से उज्जवल उज्जवल के नारे लगाने लगे। उज्जवल ने फ़ोन किया और 15 मिनट के अंदर ही हेलीकॉप्टर उन लोगों का खाना लेकर आ गया। ऊपर से बहुत सारे लंच बॉक्सेस उसी बड़ी बास्केट में रखकर ड्रॉप किए गए। लंच बॉक्सेस में 5 स्टार रिजॉर्ट स्टार मून से आया हुआ खाना था। वो खाना इतना शानदार था कि जो खाए उंगलियां चाटने लगे। लाइफ में उन्होंने इतना डिलिशियस और इतनी वैराइटीज़ का खाना आज तक नहीं खाया था। सब लोग बहुत ही खुश थे। उनके चेहरों पर ट्रैकिंग की थकान के बावजूद एक अलग ही चमक थी, जैसे ये दिन उनकी यादों में हमेशा के लिए बसने वाला हो। पर वहाँ कोई और भी था जो बिल्कुल खुश नहीं था। पेड़ों के झुरमुट में से एक जोड़ी भट्टी सी आंखें ये सारा नज़ारा देख रही थी। वो आदमी गुस्से से अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींच रहा था जैसे अभी किसी पर टूट पड़ेगा। वो आदमी और कोई नहीं, रोशन था, जो ट्रिप की शुरुआत से ही उज्जवल का पीछा कर रहा था। भूख उसको भी बहुत तेज लगी थी, पेट में जैसे ऐंठन सी होने लगी थी, पर वो मजबूर था। उसके पास अपने साथ लाए चिप्स बिस्किट के अलावा खाने को कुछ नहीं था। उस वक्त वो पूरा एरिया उज्जवल के मंगाए खाने की खुशबू से महक रहा था, और वही खुशबू रोशन के अंदर जलन को और भड़का रही थी।
रोशन उज्जवल के लिए मन में गहरी नफरत लिए उसे कोस रहा था। खा ले बेटा, आज और जी भर कर खा ले, कल तो तेरी लाश जंगली जानवर खाएंगे। उधर सबका लंच खत्म हो चुका था और सब एक बार फिर से ट्रैक के लिए तैयार थे। थकान होने के बावजूद सबके अंदर नया जोश भर गया था। सब में एनर्जी भरने के लिए उज्जवल ने साशा से कुछ कहा। साशा सुनकर हैरान हुई और उसके चेहरे पर अनजाने में मुस्कान भी आ गई। उसने फिर अनाउंसमेंट की। उज्जवल का कहना है कि आज की रात कैंप साइट पर हमारे लिए बॉनफायर का अरेंजमेंट होगा और साथ ही साथ बारबेक्यू डिनर का भी। इस अनाउंसमेंट के साथ ही सब स्टूडेंट्स ने तालियां बजानी शुरू कर दी। कुछ तो खुशी में ज़ोर से चिल्ला भी पड़े। बहुत ही खुशनुमा माहौल हो चुका था। इस बार साशा और कियारा साथ साथ चल रही थीं। कियारा अब साशा को लेकर अंदर ही अंदर इनसिक्योर और जेलस फील कर रही थी। हालांकि वो इसे चेहरे पर जाहिर नहीं होने देना चाहती थी। कियारा ने हल्की सी झिझक के साथ साशा से पूछा, उज्जवल इतना कुछ तुम्हारे लिए कर रहा है ना? साशा उसके इस तरह पूछने से सरप्राइज हुई। उसके लिए यह सवाल बहुत एम्बैरेसिंग था। कुछ पल के लिए वो खुद भी समझ नहीं पाई कि क्या जवाब दे। उसने सकपका कर कहा, मैंने उससे बस एक नॉर्मल स्पॉन्सरशिप की बात की थी। वो इतना लैविश खर्च कर देगा इसका पता तो मुझे भी नहीं था। मुझे नहीं पता कि वो इतना सब कुछ क्यों कर रहा है। फिर साशा ने पलटकर कियारा से कहा, उसने तुम्हें भी तो इतनी बड़ी फैशन चैंपियनशिप जीतने में मदद की है। तुम भी जानती हो, अगर वो नहीं होता तो रोशन की कंपनी ने तुम्हारा जीतना इम्पॉसिबल कर दिया था। साशा की बात पर कियारा बिल्कुल चुप हो गई। उसकी बात बिल्कुल ठीक थी। उज्जवल नहीं होता तो उसको 100% डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता। चैंपियनशिप जीतने के बाद कियारा की लाइफ ही बदल गई थी। दुनिया भर की फैशन कंपनियां उसको जॉब ऑफर कर रही थी, वो भी मुंह मांगे पैसों पर कियारा के कुछ अपने प्लान्स थे, इसलिए उसने कोई जॉब नहीं ली। कियारा को चुप देखकर अब साशा भी चुप हो गई। दोनों के बीच कुछ पल के लिए अजीब सी खामोशी छा गई। तभी उन दोनों ने पीछे मुड़कर देखा कि उज्जवल कहाँ रह गया। पलटकर देखा तो उज्जवल और मैगी चुपचाप साथ साथ आगे बढ़ रहे थे। मैगी को देखकर अब उन दोनों का चेहरा अजीब सा हो गया और मन में अलग अलग बातें चलने लगी। सारे रास्ते जितना भी कचरा उस जंगल में फैला हुआ था, सब स्टूडेंट्स उसे पिक करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। अब ट्रैक सिर्फ मस्ती नहीं लग रहा था, सबको ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो किसी अच्छी चीज़ का हिस्सा बन रहे हो। कैंप साइट पर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। आसमान में हल्का नारंगी रंग फैल चुका था और ठंडी हवा बहने लगी थी। सब थक चुके थे, लेकिन कैंप साइट को देखकर उनकी सारी थकान जैसे गायब हो गई। कैंप साइट रिवर साइड पर एक बहुत बड़े फ्लैट सरफेस पर था, जो इतना बड़ा था कि एक साथ 100 टेंट लग सकते थे। सारे स्टूडेंट जब वहां पहुंचे तो वहां पर लगे खूबसूरत टेंट्स को देखकर खुशी से उछल पड़े। सब अपना अपना बैग लेकर बहुत एक्साइटमेंट में दौड़े। तभी आसमान में एक बार फिर से हेलीकॉप्टर की आवाज़ गूंजने लगी। आवाज़ इतनी अचानक थी कि सबके कदम वहीं रुक गए। सबने ऊपर नज़र उठाकर देखा। इस बार एक नहीं 4 हेलीकॉप्टर थे। वो आसमान में नहीं रुके, एक एक करके रिवर साइड उतरने लगे। सब लोग स्टैंड स्टिल होकर देख रहे थे कि आखिर ये क्या हो रहा है। आवाज़ सुनकर सब चौंक कर आसमान की तरफ देखने लगे। अगले ही पल एक एक करके 4 हेलीकॉप्टर रिवर साइड पर उतर गए। तेज़ हवा के साथ उड़ती धूल और हेलीकॉप्टर्स की गूंजती आवाज़ों ने माहौल को पूरी तरह रोमांचक बना दिया था। हेलीकॉप्टर्स के हैच खुले और उनसे सामान बाहर लाया जाने लगा। सारे स्टूडेंट्स हैरानी और उत्साह से भरी निगाहों से ये सब होता देख रहे थे। ये सब उनके लिए किसी हॉलीवुड फिल्म के लाइव सीन जैसा था। दरअसल ये सब रात के बारबेक्यू का अरेंजमेंट किया जा रहा था, जिसके लिए उज्जवल ने रास्ते में ही इंस्ट्रक्शंस दे दी थी। हाई क्वालिटी बारबेक्यू इक्विपमेंट्स और टूल्स, टॉप ग्रेड फूड सीजनिंग और एग्जॉटिक इंग्रेडिएंट्स देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। इस तरह का हाई एंड सामान उन्होंने कभी पास से नहीं देखा था। 3 हेलीकॉप्टर्स में सामान था। चौथे हेलीकॉप्टर से एक एक करके 8 आदमी उतरे। वो सब शेफ की ड्रेस में थे। उनके चेहरे पर प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस साफ झलक रहा था। सब उज्जवल के पास आए और उसे ग्रीट किया। उनमें से एक ने आगे बढ़कर सम्मान से कहा, गुड इवनिंग मिस्टर उज्जवल,
हम आपके स्टार मून रिजॉर्ट के शेफ हैं। हमारे लिए गर्व की बात होगी कि आज का बारबेक्यू हम आपके लिए तैयार करें। प्लीज़ अलो अस टू सर्व यू। अब तो सबकी हैरानी की सीमा ही नहीं रही थी। स्टार मून, जो एक 5 स्टार रिजॉर्ट था, उसके 8 शेफ पर्सनली आकर उनका बारबेक्यू तैयार करेंगे, ऐसा अरेंजमेंट तो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। उज्जवल ने हल्की मुस्कान के साथ उन शेफ्स को काम कंटिन्यू करने को कहा। सब कुछ बेहद रॉयल तरीके से हो रहा था। स्टूडेंट्स का एक्साइटमेंट अब नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुका था। खुशी खुशी सब लड़के लड़कियां अपने अपने टेंट्स में सामान सेट करने लगे और उधर बारबेक्यू की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गईं। यूं तो शाशा ये सब देखकर खुश थी, लेकिन उसके मन में हल्की घबराहट भी थी। वो बार बार सोच रही थी कि उज्जवल को इतने रॉयल अरेंजमेंट करने की आखिर क्या ज़रूरत थी। उसने तो बस एक सिंपल स्पॉन्सरशिप मांगी थी। इतना लैविश खर्चा देखकर आखिर उससे रहा नहीं गया। उसने धीरे से उज्जवल से पूछ ही लिया, उज्जवल, तुम्हें नहीं लग रहा कि अब बहुत ओवर स्पेंडिंग हो रही है? इतने सब की क्या ज़रूरत थी? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे थैंक यू कहूँ। साशा को अंदाज़ा भी नहीं था कि इतना पैसा तो उज्जवल के लिए एक दिन की पॉकेट मनी से भी कम था। उसने मुस्कुराकर साशा को जवाब दिया, ये कॉलेज के दिन कभी लौट कर नहीं आएंगे। इस तरह के इवेंट्स भी रोज़ रोज़ नहीं होते। मैं इसे सबके लिए मेमोरेबल बनाना चाहता हूँ। साथ साथ खुद भी अपने दोस्तों के साथ इन पलों में खूबसूरत यादें बटोरना चाहता हूँ। इसलिए इतना मत सोचो, जो खुशियाँ हम यहाँ से लेकर जाएंगे उसके आगे तो ये सब कुछ भी नहीं है। और थैंक्स क्या कहना है साशा, दोस्तों में कब से थैंक्स चलने लगा। उज्जवल की बात सुनकर साशा के चेहरे पर अनायास मुस्कान आ गई। उसके दिल में उज्जवल के लिए लगाव और बढ़ता जा रहा था। वो उसे कुछ कहने ही वाली थी कि तभी कुछ स्टूडेंट्स और उज्जवल के दोस्त उसके पास आकर बोले, हम भी इन शेफ्स के साथ बारबेक्यू सेट करने में इनकी हेल्प कर देते हैं। एक्साइटमेंट के मारे उनसे रुका नहीं जा रहा था। वो उस शानदार बारबेक्यू इक्विपमेंट्स और खाने की चीज़ों को छूने तक के लिए उतावले हो रहे थे। उज्जवल ने हंसते हुए कहा, तुम लोग उनकी हेल्प नहीं करोगे बल्कि उनका काम बढ़ा दोगे। वो अपना काम बखूबी जानते हैं। तुम लोग अपना नाचने गाने का प्रोग्राम देखो, खाना उन्हें बनाने दो। इतने में ही पीछे से किसी लड़की की तेज चीख सुनाई दी। सब उस दिशा में पलटे तो कियारा नदी किनारे अपना पैर पकड़कर बैठी थी। उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। उज्जवल बहुत तेजी से भागकर उसके पास पहुंचा और घबराकर बोला, क्या हुआ तुम्हें? कियारा ने रुआंसी आवाज में कहा, इतना साफ पानी देखकर मुझसे रुका नहीं गया। मैं नदी में पैर डालकर बैठना चाहती थी। मुझे पता ही नहीं चला यहाँ पत्थर पर काई थी। मेरा पैर फिसल गया। उज्जवल ने झुककर उसका पैर देखा और चिंता से बोला, ये तो बहुत सूज गया है। हाँ, बहुत तेज दर्द भी हो रहा है। ये कहते हुए कियारा की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसकी हालत देखकर साशा ने तुरंत कहा, उज्जवल, इसके पैर में तो बहुत ज़्यादा सूजन आ गई है। तुम ऐसा करो, हेलीकॉप्टर तो अभी यहीं है, कियारा को नीचे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भेज देते हैं। साशा के ये कहते ही कियारा एकदम घबरा गई और जल्दी से बोली, अरे नहीं नहीं, इतनी भी नहीं लगी है, मैं यही रहूंगी, मुझे कहीं नहीं जाना। तब साशा ने उसे समझाते हुए कहा, कियारा, हमें कल आगे भी ट्रैक करते हुए जाना है। आगे इससे भी ज़्यादा रफ टेरियन है। ऐसे पैर के साथ कैसे चलोगी? कियारा वहाँ से बिल्कुल वापस नहीं जाना चाहती थी। उसने बेचैनी में कहा, मैं सुबह तक ठीक हो जाऊंगी। यहाँ भी तो मेडिकल किट है और मेरे पास एक स्पेशल ऑयल भी है। उसे लगाने से हर तरह का दर्द और सूजन चली जाती है। मैं अभी वो रब कर लूँगी, उससे सब ठीक हो जाएगा। कियारा की जिद पर साशा ने हेल्पलेस होकर उज्जवल की तरफ देखा। उज्जवल ने कुछ पल सोचकर कहा, ठीक है, हेलीकॉप्टर तो कभी भी लेकर जा सकता है, अभी कल सुबह तक देखते हैं। साशा ने ओके कहकर सिर हिला दिया। लेकिन उज्जवल का कियारा को इतनी प्रेफरेंस देना उसके मन में हल्की जलन भी पैदा कर रहा था। उज्जवल ने कियारा को सहारे से खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन दर्द के मारे उसके मुंह से तेज चीख निकल गई। उज्जवल ने उसे दर्द में देखा तो अगले ही पल बिना कुछ सोचे उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उज्जवल जब कियारा को गोद में उठाकर टेंट की तरफ ले जाने लगा, तब आसपास खड़ी सारी लड़कियां ये नज़ारा देखकर मन ही मन आहें भरने लगी। एक लड़की धीरे से बोली, इस कियारा को सचमुच कुछ हुआ भी है
या उज्जवल की अटेंशन पाने के लिए ऐसा किया है? दूसरी लड़की तुरंत बोली, अगर पैर टूटने से उज्जवल की गोद में जाने को मिले तो मैं तो अपने दोनों पैरों में चोट लगा लूं। सब लड़कियां जलन से भरी बातें कर रही थीं। सारे स्टूडेंट्स को गॉसिपिंग का नया मटेरियल मिल गया था। सब आपस में बातें कर रहे थे। एक लड़का बोला, यार समझ नहीं आ रहा कि इन तीनों लड़कियों में से उज्जवल आखिर है किसके साथ? दूसरे ने कहा, मुझे तो ये कियारा के साथ ही लग रहा है। तीसरे ने कहा, पता नहीं क्या चक्कर है, उस मैगी को देखो, हर वक्त साये की तरह इसके साथ रहती है। और साशा, उसके लिए तो ये लाखों ऐसे बहा रहा है जैसे चिल्लर हो। लेकिन उज्जवल का उन बातों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं था। उसे इस वक्त बस कियारा की फिक्र थी। वह उसे लेकर टेंट में चला गया। सब बाहर ही खड़े रहे। उज्जवल जिस अथॉरिटी से कियारा को टेंट में लेकर गया, साशा और मैगी ने भी अंदर एंटर नहीं किया। अंदर आकर उज्जवल ने कियारा को आराम से लिटाया और उसके जूते उतारने लगा। कियारा ने एकदम से पैर पीछे खींचने की कोशिश की और कहा, रुको उज्जवल, मैं खुद उतार लूंगी। उज्जवल ने प्यार से उसका पैर वापस अपनी तरफ खींचते हुए कहा, तुम चुपचाप लेटी रहो, बस मुझे करने दो जो कर रहा हूं। अच्छा, वो ऑयल कहाँ रखा है जो तुम कह रही थी? कियारा ने अपने सामान की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरे बैग में ऊपर ही एक किट है, उसमें लाल रंग की छोटी सी बॉटल है। उज्जवल ने कियारा का बैग खोलकर ऑयल निकाला और वापस आकर उसका पैर अपनी गोद में रख लिया। उसने उसकी पैंट थोड़ा ऊपर फोल्ड की और सूजन वाली जगह पर हल्के हाथों से तेल की मालिश करने लगा। कियारा अब काफ़ी रेस्टलेस लग रही थी। उसने देखा था कि जब उज्जवल उसे गोद में उठाकर टेंट की तरफ ला रहा था, तब सारे स्टूडेंट्स कैसे उन्हें देख रहे थे। वह घबराकर रास्ते भर उज्जवल के सीने में अपना चेहरा छुपाए रही थी। यहाँ टेंट के अंदर भी वो उज्जवल से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। उज्जवल ने जैसे ही उसके पैर पर ऑयल रब करना शुरू किया, कुछ दर्द और कुछ उसकी छुअन महसूस करके वह हल्का सा सिहर उठी। उज्जवल घबराकर तुरंत रुक गया और बोला, दर्द हुआ क्या? कियारा ने शर्म से अपने हाथों से चेहरा ढक लिया और धीरे से कहा, नहीं, दर्द नहीं हुआ। उज्जवल एक पल के लिए उसके इस जेस्चर पर कंफ्यूज हुआ, फिर अगले ही पल समझ गया कि बात क्या है। उसके चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ गई। फिर वह धीरे धीरे उसके पैर पर मालिश करने लगा। उज्जवल ने फिर पूछा, अब थोड़ा बेटर लग रहा है? चेहरे से हाथ हटाकर कियारा ने आंखें झुकाए झुकाए कहा, हाँ, अब तो बहुत अच्छा लग रहा है। उज्जवल ने उसे छेड़ते हुए कहा, इतना अच्छा लग रहा है तो ठीक पैर पर भी मसाज कर दूं? कियारा ने शर्माते हुए उस पर तकिया फेंक कर मारा। उज्जवल हंसते हुए बोला, ठीक है बाबा, नहीं तंग कर रहा, तुम आराम करो, मैं बाहर का अरेंजमेंट देखता हूँ, कहकर वह मुस्कुराते हुए बाहर निकल गया। उज्जवल जिस तरह मुस्कुराते हुए टेंट से बाहर निकला, उन दोनों को लेकर सब में कानाफूसी और तेज हो गई। लेकिन उज्जवल ने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। वह सीधा बारबेक्यू की तैयारियां देखने चला गया। जैसे जैसे शाम ढल रही थी, वहाँ का पूरा एनवायरनमेंट और भी थ्रिलिंग होता जा रहा था। लड़के लड़कियां डांस कर रहे थे। लजीज खाने की खुशबू चारों तरफ फैल चुकी थी। थोड़ी देर में शेफ्स ने खाना लगाना शुरू किया तो सब स्टूडेंट्स जैसे पागल ही हो गए। इतनी तरह की डिशेस के तो उन्होंने कभी नाम तक नहीं सुने थे। देखना खाना तो दूर की बात थी। एक लड़के ने प्लेट देखते हुए कहा, यार, ये प्लेटें तो इन्होंने इतनी सुंदर सजा दी हैं कि साला खाएं कि बस निहारें। उसकी बात पर सब खिलखिलाकर हंस पड़े। उज्जवल ने खुद खाने से पहले एक प्लेट कियारा के लिए लगाई और टेंट की तरफ जाने लगा। तभी उसने देखा कि कियारा खुद टेंट से बाहर आ रही है। उज्जवल प्लेट साइड में रखकर जल्दी से उसके पास पहुंचा और बोला, अरे तुम क्यों बाहर आई? मैं तुम्हारे लिए खाना अंदर ही लेकर आ रहा था। कियारा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे अब काफ़ी आराम है, इसलिए मैं खुद ही बाहर आ गई। अंदर अकेले पड़े पड़े वैसे भी बोर हो गई हूँ। उज्जवल कुछ कहता उससे पहले ही साशा ने कहा, पर तुम्हारे पैर में अब भी काफ़ी सूजन दिख रही है। कियारा ने जवाब दिया, हाँ, पर दर्द कम है। मुझे सबके साथ बाहर बैठकर ही खाना है।
इस बार साशा कुछ नहीं बोली। कियारा उज्जवल का सहारा लेकर धीरे धीरे बॉनफायर के पास आ गई। पार्टी पूरे जोर शोर से शुरू हो चुकी थी। सब हंसी मजाक में लगे हुए थे। नाचने गाने और खाने पीने का दौर लगातार चलता रहा। कियारा, साशा और मैगी तीनों उज्जवल के आसपास बैठी थीं। अंकित और उसके बाकी दोस्त थोड़ी दूरी पर खड़े बातें कर रहे थे। दूर से लड़के यह नज़ारा देखकर मन ही मन उज्जवल की किस्मत से जल रहे थे। एक लड़का बोला, जलवा है भाई इस उज्जवल का तो, पैसा हो तो इतना हो वरना ना हो। ज़रा देखो तो सही आसपास, किस तरह खूबसूरत लड़कियों ने इसको घेरा हुआ है। शाही राजा महाराजाओं वाले ठाठ हैं इसके। जगह जगह ग्रुप्स में अलग अलग बातें चलती रहीं। खाने पीने का दौर चलता रहा। रात धीरे धीरे और गहरी होती गई। डांस करके लड़के लड़कियां थक कर चूर हो चुके थे। उज्जवल ने भी ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया था। उसे नींद आने लगी थी। एक एक करके सब अपने टेंट्स में चले गए। उज्जवल भी अपने टेंट में आकर सो गया। देर तक लड़के लड़कियों के हंसने और शोर की आवाज़ें आती रहीं, लेकिन रात गहरी होने पर धीरे धीरे चारों तरफ सन्नाटा फैलने लगा। उज्जवल को पता ही नहीं चला कि वह कब गहरी नींद में सो गया। उसकी नींद तब खुली जब कोई उसे बुरी तरह झंझोर कर उठा रहा था। उसने चौंक कर आंखें खोली तो देखा साशा बहुत घबराई हुई उसके सामने खड़ी थी। उज्जवल ने आंखें मलते हुए पूछा, क्या हुआ, सुबह हो गई क्या? साशा ने घबराई आवाज़ में कहा, नहीं, अभी तो रात के 3 बजे हैं। कियारा गायब है उज्जवल। साशा के यह कहते ही उज्जवल की नींद जैसे एक झटके में पूरी उड़ गई। वह बुरी तरह चौंक कर बोला, गायब है का मतलब? क्या बोल रही हो? वो कहाँ जाएगी आधी रात को? ज़रूर टॉयलेट गई होगी। साशा ने घबराकर कहा, नहीं उज्जवल, मैंने आसपास हर जगह देख लिया, वो कहीं भी नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है। आखिर इतनी रात को वो कहाँ जा सकती है? और उसके तो पैर में भी चोट लगी थी। अब तो उज्जवल के चेहरे का रंग भी उड़ गया। इतने में ही टेंट में मैगी ने एंटर किया। साशा उसे देखकर चौंकी और पूछा, इतनी रात को तुम यहाँ कैसे? मैगी ने शांत लेकिन गंभीर आवाज़ में कहा, मैं जगी हुई थी, फिर तुम्हें यहाँ टेंट में आते देखा। तुम्हारी बात बाहर सुनाई दे रही थी। मैं कियारा के गायब होने की बात सुनकर अंदर आई हूँ। उज्जवल समझ गया था कि मैगी सो नहीं रही थी, बल्कि उसकी सिक्योरिटी के लिए आसपास ही थी। मैगी उज्जवल के बिल्कुल पास वाले टेंट में ही रुकी थी। साशा ने फिर उससे कुछ नहीं पूछा। वैसे भी इस वक्त वह कियारा को लेकर बहुत ज़्यादा टेंस थी। उसने उज्जवल से कहा, सब स्टूडेंट्स को उठा देते हैं, रात का समय है, ये जंगल सेफ नहीं है, सब मिलकर कियारा को ढूंढते हैं। उज्जवल ने तुरंत कहा, नहीं, किसी को उठाने की ज़रूरत नहीं है, बिना बात का पैनिक क्रिएट होगा, पहले हम लोग ही आसपास देखते हैं। बाहर निकलते हुए उज्जवल ने साशा से पूछा, कब से गायब है कियारा? साशा ने सोचते हुए कहा, मैं ठीक से तो नहीं बता सकती, शायद आधा घंटा हुआ होगा, क्योंकि आधे घंटे पहले जब मुझे हल्की नींद आ रही थी तब मैंने पलटकर उसकी तरफ देखा था। तब वो अपने बिस्तर पर लेटी थी। उसके बाद मुझे झपकी आ गई। अभी 10 मिनट पहले आँख खुली तो देखा वो टेंट में नहीं है। मुझे थोड़ी हैरानी हुई क्योंकि उसके पैर में चोट थी। अपने आप तो वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। मैंने आवाज़ दी कि वो आसपास ही होगी, पर कोई जवाब नहीं आया। मैंने उठकर बाहर निकल कर देखा, दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आया। मैंने उसका नाम कई बार पुकारा पर कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद मुझे बहुत घबराहट हुई तो मैं तुम्हें उठाने आई। टेंट के बाहर चारों तरफ गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। सब लड़के लड़कियां थक कर गहरी नींद में सोए हुए थे। नदी किनारे का एरिया इतना खुला था कि दूर तक सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन नदी की बाईं तरफ से घने जंगल शुरू हो रहे थे। मैगी ने हाथ से इशारा किया कि उन्हें उसी तरफ चलना चाहिए। उज्जवल ने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिला दिया। वह जानता था कि मैगी एक ट्रेंड कमांडो है। वह इस तरह की सिचुएशन को बेहतर समझती है। उसे पता था कि क्या और कैसे करना है। मैगी अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट ऑन किए जंगल की तरफ थोड़ा आगे बढ़ी, फिर अचानक कुछ देखकर वहीं रुक गई। जंगल की तरफ थोड़ा आगे बढ़ते ही मैगी को कुछ निशान दिखाई दिए। उसने उन्हें बहुत गौर से, जैसे हर छोटी चीज़ पड़ रही हो, ध्यान से देखा। फिर पलटकर उज्जवल को बेहद गंभीर आवाज़ में कहा,
कियारा को किडनैप कर लिया गया है। किडनैप? उज्जवल ने चौंक के कहा। उसकी आवाज़ में अविश्वास और बेचैनी दोनों साफ झलक रहे थे। साशा भी यह सुनकर एकदम दहशत में आ गई। उसके चेहरे का रंग जैसे उड़ गया। साशा तो इतनी देर से इस बात पर भी हैरान थी कि कियारा को सर्च करने में उज्जवल अपनी बजाय मैगी को क्यों लीड करने दे रहा था। अब जब मैगी ने किसी एक्सपर्ट की तरह एकदम से यह रिवील किया कि कियारा को किडनैप किया गया है, तो दो बातें एक साथ साशा के दिमाग में कौंधी। कियारा के लिए उसे डर लगा और मैगी को लेकर वह बहुत कंफ्यूज हो गई कि आखिर मैगी है कौन। उसे कैसे एकदम से समझ आ गया कि कियारा को किडनैप किया गया है। साशा ने उज्जवल की तरफ देखकर घबराई हुई आवाज में कहा, इस जंगल में उसको कौन किडनैप करेगा और क्यों? उज्जवल ने मैगी से पूछा, तुम श्योर हो उसे किडनैप किया गया है? मैगी ने बिना एक सेकंड गवाए कहा, 100%। उज्जवल ने फिर पूछा, क्या तुम उसे ढूंढ सकती हो? मैगी ने पूरी कॉन्फिडेंस से बिना घबराहट के कहा, यकीनन। उज्जवल ने उससे पूछा, क्या और लोगों की मदद की ज़रूरत है? मैगी ने श्योरिटी से कहा, बिल्कुल नहीं। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी दिक्कत बढ़ जाएगी। साशा ने डरते हुए कहा, उज्जवल, पता नहीं आगे कितने लोग हैं, सबको बुला लेते तो अच्छा रहता। उज्जवल ने साशा की बात को इग्नोर करके मैगी से फिर पूछा, तुमने कैसे जाना कि कियारा को किडनैप किया गया है? मैगी ने जवाब दिया, ये देखो, उसको घसीट कर ले जाने के निशान, और ये करने वाला एक ही इंसान है। यहाँ पर घसीटने के साथ बस एक जोड़ी कदमों के निशान हैं। वो कियारा को इसी रास्ते से घसीट कर ले गया है। हम यही ट्रेल फॉलो करेंगे। उज्जवल ने हाँ में सिर हिलाते हुए मैगी को आगे बढ़ने का इशारा किया। अब उसके चेहरे पर साफ तनाव दिखाई दे रहा था। तब मैगी ने कहा, पर हम लोगों को अपने फ़ोन की टॉर्च बंद करनी होगी। चांद की रोशनी बहुत है, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ध्यान रहे, सूखे पत्ते और झाड़ियों के पास से बहुत आहिस्ता से कदम बढ़ाना, कम से कम आवाज़ हो, वरना किडनैपर अलर्ट होकर कियारा को हर्ट कर सकता है। साशा ने उज्जवल को कहा, उज्जवल, हो सकता है उस किडनैपर के पास गन भी हो या आगे उसके और भी साथी हों। हमें सबको उठा लेना चाहिए। मैगी इस बार बहुत सख्ती से, लगभग आदेश देते हुए बोली, कहा ना, बिल्कुल नहीं। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा कियारा को नुकसान पहुंचने की प्रोबेबिलिटी है। इतनी सारी आवाज़ों से किडनैपर को दूर से ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर सबको कियारा के गायब होने का पता चल चुका है, और जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे तब तक वो कियारा को लेकर वहाँ से निकल जाएगा या मार भी सकता है। इसलिए किसी को इन्फॉर्म नहीं करना है। मैं ये सब खुद हैंडल कर लूँगी। साशा मैगी की कमांडिंग टोन पर दंग रह गई। उसके अंदर डर के साथ अब मैगी को लेकर अजीब सा रहस्य भी पैदा हो चुका था। उज्जवल ने भी साशा को चुप रहकर फॉलो करने का इशारा किया। मैगी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। वो दोनों उसके पीछे थे। आगे जाने के बाद जंगल और घना होता जा रहा था। हवा तक भारी लग रही थी। साशा को बहुत डर लग रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। थोड़ी ही दूर जाने पर मैगी को ज़मीन पर कुछ चमकता हुआ दिखा। उसने झुककर उठाया तो वो कपड़े का टुकड़ा था। वो उस कपड़े को अलट पलट कर देख ही रही थी कि साशा ने आगे बढ़कर एकदम से उसके हाथ से वो कपड़ा ले लिया। साशा बहुत पैनिक होकर बोली, ये तो कियारा की ड्रेस का है। ओ माय गॉड, क्या किया उसने कियारा के साथ? कहते कहते साशा डर से कांपने लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उज्जवल भी उस टुकड़े को पहचान चुका था। आखिर सारी शाम कियारा उज्जवल के साथ ही तो थी। उज्जवल को जितना गुस्सा आ रहा था उससे ज़्यादा कियारा के लिए डर लग रहा था। वो भयानक बेबसी महसूस कर रहा था। अपने ऊपर उसको बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसके होते हुए ऐसा कैसे हो गया कि कोई कियारा को किडनैप करके ले गया। मैगी ने उज्जवल से कहा, ये आदमी जिसने कियारा को किडनैप किया है, ये प्रोफेशनल किडनैपर या ट्रेन क्रिमिनल नहीं है, कोई नौसिखिया ही है। उसने रास्ते में बहुत सारे निशान छोड़े हैं। कोई भी समझदार आदमी इतने एविडेंस रास्ते में छोड़ता हुआ नहीं चलता, और इस तरह इस रास्ते पर किसी को यूं घसीट के ले जाना भी आसान नहीं है। वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। पूरे रास्ते मुझे पैरों के सिर्फ एक जोड़ी निशान नज़र आए हैं, तो ये बात साफ है कि वो कोई एक ही आदमी है।
उज्जवल अब बहुत वरीड था। उसकी आंखों में बेचैनी साफ दिख रही थी। वो तीनों अंधेरे में धीरे धीरे चांद की रोशनी में पैर जमाते हुए आगे बढ़ रहे थे, ताकि उनके पैरों से कम आवाज़ हो। उधर वहाँ से थोड़ी ही दूर पर रोशन एक बड़े से पत्थर पर बैठा लंबी लंबी सांसें ले रहा था। कियारा को यहाँ तक घसीट के लाने में उसका भी दम निकल गया था। कियारा उसके सामने ज़मीन पर पड़ी थी। उसके मुंह पर उसने टेप लगाया हुआ था और हाथ पैर रस्सी से बांधे हुए थे। दरअसल वो सुबह से उज्जवल का पीछा कर रहा था कि मौका मिलते ही उज्जवल पर अटैक करेगा। रात को सबके सोने के बाद वो आया भी इसी इरादे से था, पर जैसे ही वो टेंट्स के पास पहुंचा, उसकी नज़र कियारा पर पड़ी। कियारा को देखकर उसके दिमाग में आया कि क्यों ना मारने से पहले उज्जवल को तरपाया जाए। अगर वो कियारा को यहाँ से ले जाएगा तो उज्जवल को यकीनन बहुत तकलीफ होगी। कियारा रोशन के आगे ज़मीन पर पड़ी छटपटा रही थी। रोशन उसको देखकर बहुत कनिंगली बोला, क्यों मेरी जान, मुझे देखकर बहुत खुश होना। तुमने उम्मीद तो नहीं की होगी कि तुम्हारा ये दीवाना तुम्हारे पीछे पीछे जंगलों में यहाँ तक चला आएगा। कियारा और तेज छटपटाई। उसकी आंखों में डर साफ था। रोशन बोला, अच्छा मुझसे कुछ कहना चाहती हो? ठीक है, मैं ये टेप हटा देता हूँ। वैसे भी तुम्हारे उस उज्जवल और उसके कबूतर दोस्तों से हम इतनी दूर आ चुके हैं कि तुम कितना भी गला फाड़कर चिल्लाओगी, तुम्हारी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँचेगी, इसलिए बेकार कोशिश भी नहीं करना। कहकर रोशन ने उसके मुंह से टेप हटा दिया। टेप हटते ही कियारा लंबी लंबी सांसें लेने लगी। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। उसकी हालत बुरी हो चुकी थी। रात को उसे नींद नहीं आ रही थी। बेचैनी से वो लगातार करवटें बदल रही थी। पैर के साथ उसके पेट में भी दर्द हो रहा था। शायद उसने ज़्यादा खा लिया था। उसे वॉमिट सेंसेशन हो रहा था। वो टेंट से बाहर निकली ताकि ठंडी हवा में सांस लेकर खुद को ठीक कर सके। बाहर आने के कुछ ही पल में किसी ने पीछे से उसके मुंह पर हाथ रखा और उसने घसीटना शुरू किया। अचानक हुए हमले से वो पैनिक होकर ऐसे सुन्न पड़ गई कि कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाई। उस आदमी ने फौरन उसके मुंह पर टेप लगाई और हाथ पैर बांध दिए। वो कुछ समय के लिए ऐसे हो गई थी जैसे पैरालाइज हो गई हो। चांद की रोशनी में जब उसने रोशन का चेहरा देखा तब और ज़्यादा घबरा गई। उसके दिमाग में फौरन कौंधा, इसको तो जेल में होना चाहिए था, ये यहाँ कैसे आ गया? रोशन अब पत्थर पर बैठा उसे घूर रहा था। उसकी आंखों में पागलपन साफ दिख रहा था। वो समझ गई थी कि वो बदला लेने की इंटेंशन से आया है। जिस तरह से क्रूएलिटी के साथ वो पूरे रास्ते उसे लाया था, जगह जगह से उसका ड्रेस फट चुका था, बहुत सारी खरोचें लग चुकी थीं, खून निकल रहा था। तभी रोशन एकदम से उठा और कियारा के पास आकर उसका चेहरा अपनी तरफ करके बोला, मैंने तो पहले ही कहा था जाने मन कि तुम सिर्फ मेरे साथ खुश रह सकती हो। तुम कहाँ उस घटिया उज्जवल के चक्कर में पड़ गई? उसके बस की तो तुम्हारी रक्षा करना भी नहीं है। देखो मैं कितनी आसानी से तुम्हें उठा लाया और वो कुछ भी नहीं कर सका। तुम पहले ही मेरे साथ आ जाती तो तुम्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता। मेरी जगह उज्जवल को चुनकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे यूं नीचा नहीं दिखाना चाहिए था। अब मैं रात भर तेरे साथ जमकर खेलूंगा। खेलने का मतलब समझती है ना तू? रोशन ने कियारा के सीने पर उंगली रखते हुए कहा। कियारा छिटक कर एकदम पीछे को घिसटी। डर से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। रोशन उसको इतना डरा सहमा देखकर ठहाका लगाकर राक्षसों की तरह हंस दिया। कियारा की जुबान तो जैसे हलक से चिपक गई थी। वो बहुत मुश्किल से बोल पाई, तुम पागल हो गए हो रोशन? रोशन ने हंसते हुए कहा, यकीनन पागल हो गया हूँ और मुझे पागल करने वाली तू है और इसकी कीमत तो तुझे चुकानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि मैं रात भर खेलने के बाद तुझे छोड़ दूंगा। जब तक तेरे जिस्म से तेरी सांसें अलग नहीं हो जाएंगी तब तक मैं तेरे साथ खेलूंगा। अपने लिए रोशन की इतनी नफरत देखकर कियारा डर के मारे बुरी तरह कांपने लगी। रोशन फिर से उसके करीब आया। उसके चेहरे को बहुत बेदर्दी से अपने हाथ में लेकर बोला, तू उज्जवल के साथ सोई है ना? उसके बेहुदा सवाल पर कियारा हैरान रह गई। उसने नफरत से मुंह दूसरी तरफ कर लिया। रोशन ने गुस्से से उसके बाल पकड़े और दोबारा उसका मुंह अपनी तरफ करके पूछा, तुझे छुआ है ना उसने? सोई है ना तू उसके साथ? छील छील के पहले तेरी ये मैली खाल निकालूंगा। उसके बाद जो मुझे करना है जमकर तेरे साथ वो करूंगा।
फिर तेरे छोटे छोटे टुकड़े करके यहीं जानवरों के लिए डाल दूंगा।